हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल बायोपॉइंट। जैसा कि प्रीवियस जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने लाइफ प्रोसेस चैप्टर को कंप्लीट किया था। अभी एक नया चैप्टर को शुरुआत करते हैं जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर के अंदर बेसिकली क्या क्या है। ठीक है, फर्दर डिस्कस करते हैं, डिस्कशन ऑन। आगे देखते हैं। सबसे पहले जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो चैप्टर है इस टर्म को समझते हैं। कंट्रोल मतलब तो समझ में आ रहा होगा। कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन मतलब बेसिकली समझते हैं। कोऑर्डिनेशन मतलब होता है कि कोई भी बेसिकली जो ऑर्गन है, जैसे एक और एक से ज्यादा ऑर्गन एक साथ मिलकर काम कर रहा है कोऑर्डिनेटेड वे में, अगर कोई काम कर रहा है तो उसी को बेसिकली कोऑर्डिनेशन बोल रहे हैं। जैसे कि अगर इसको हम समझे, इसको यदि समझा जाए कि अगर न्यूट्रिशन से अगर इसको हम समझे, जैसे कि हम लोग फूड को इंटेक किए, माउथ वाला जो पार्ट है वो क्या किया, फूड का कटिंग किया। फर्दर जो होता है टंग का काम क्या था, टंग यहाँ पर सलाइवा के साथ मिक्स किया, फिर फूड जो होता है स्टमक में गया। स्टमक में जाने के बाद जो होता है फर्दर वहां पर पार्शियल डाइजेशन वगैरह होता है। फिर जो होता है ग्लैंड्स वगैरह भी इन्वॉल्व होता है, पेनक्रियाज हो गया, लिवर हो गया। तो ये जो अलग अलग ऑर्गन है, अलग अलग ग्लैंड्स है, ये एक साथ मिलकर एक जो न्यूट्रिशन मतलब खाना को पूर्णतः क्या करना है, पचाना है। तो ये जो गोल है इस गोल को अचीव कर रहा है बेसिकली। ठीक है, तो गोल को अचीव कर रहा है तो इसी को बेसिकली कोऑर्डिनेशन बोल रहे हैं। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वही यहाँ पर बेसिकली लिखा हुआ होगा। देखते हैं फर्दर यहाँ पर बेसिकली क्या बोल रहा है। कोऑर्डिनेशन मींस वर्किंग टुगेदर ऑफ द वेरियस ऑर्गन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट वेरियस एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। क्लियर है? वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स, बहुत सारा ऑर्गन का एक साथ काम करना ताकि जो लाइफ का जो अलग अलग जो एक्टिविटीज है उसको हम लोग परफॉर्म कर सके। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंश्योर करेक्ट मूवमेंट फॉर ईच स्पेसिफिक चेंजेस। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है नो रॉन्ग और अननेसेसरी एक्शन। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से क्या फायदा होता है, वो क्या चीज इंश्योर करता है, करेक्ट मूवमेंट ऑफ ईच स्पेसिफिक चेंज। तो जो जहां पे चेंज होना होगा वहीं पे चेंज होगा। और नो रॉन्ग और अननेसेसरी एक्शन, कोई भी जो था अननेसेसरी एक्शन जो बॉडी के अंदर नहीं होगा, ये चीज इंश्योर करता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है वो इस चीज को इंश्योर करता है कि ये चीज जो होगा, अगर बॉडी में कोई चीज का मूवमेंट हो रहा है, फूड जैसे इनटेक किए तो फूड का जो होता है डाइजेशन ही होगा, अदर जो होता है तो मूवमेंट नहीं होगा। वही चीज यहाँ पर बोल रहा है नो रॉन्ग और अननेसेसरी एक्शन, कोई अननेसेसरी एक्शन बॉडी के अंदर नहीं होगा, ये चीज इंश्योर हो रहा है। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से। फर्दर अगर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को आगे देखें, कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, एनिमल्स के अंदर अगर देखेंगे कोऑर्डिनेशन किस तरह होता है, उसी तरह प्लांट के अंदर देखेंगे। तो अगर एनिमल्स के अंदर कोऑर्डिनेशन देखे तो इसमें हम लोग को दो चीज पढ़ना है, एक नर्वस सिस्टम पढ़ना है और एक एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ना है। तो नर्वस सिस्टम में जो होता है बेसिकली न्यूरॉन्स वगैरह होगा। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होगा, हार्मोन वगैरह रिलीज होगा। तो कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, इसमें प्लांट का बहुत सारा मूवमेंट वगैरह देखेंगे और प्लांट का जो होता है हार्मोन्स देखेंगे। क्या देखेंगे? प्लांट का हार्मोन्स। तो इसी को जो होता है फर्दर डिटेल में हम लोग डिस्कस करते हैं। आगे यहाँ पर आगे डिस्कशन करने से पहले बेसिकली देखते हैं यहाँ पर कुछ जो टर्म्स है जो इस चैप्टर में बेसिकली यूज होता है, उस टर्म को समझते हैं। सबसे पहला जो टर्म है यह है स्टिमुली। स्टिमुली मतलब क्या होता है, एनी चेंजेस इन द एनवायरनमेंट दैट प्रोड्यूस रिस्पॉन्स इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उसी को बेसिकली क्या बोला गया, स्टिमुली बोला गया। लाइट है, साउंड है, स्मेल, टच, टेम्परेचर। स्टिमुली मतलब क्या है? स्टिमुली मतलब है कि इन्वायरमेंट के अंदर कोई भी चेंज हुआ, इन्वायरमेंट के अंदर कोई भी चेंज हुआ जिसके कारण हमारा बॉडी जो होता है रिस्पॉन्स किया। बॉडी क्या किया, रिस्पॉन्स किया। तो जो चेंजेज हो रहा, जो कारण है इन्वायरमेंट के अंदर, उसके कारण हमारा बॉडी रिस्पॉन्स कर रहा है, तो उसी को बेसिकली स्टिमुली बोलेंगे। तो लाइट है, लाइट के कारण भी बॉडी रिस्पॉन्ड कर सकता है, साउंड के कारण भी कर सकता है। तो जिसके कारण बॉडी रिस्पॉन्स कर रहा है उसको स्टिमुलाई बोला गया। ठीक है, तो लाइट हो सकता है, साउंड, स्मेल, टच और टेम्परेचर, ये सब हो सकता है। दूसरा जो बेसिकली टर्म है वो क्या है, रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स का मतलब क्या है, द रिएक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू स्टिमुलस। तो जो स्टिमुलाई आया, जो स्टिमुलाई आया, जो रिस्पॉन्स दिया बॉडी, उसी को बेसिकली रिस्पॉन्स बोले। इफेक्टर क्या हुआ, इफेक्टर मतलब हुआ कि जो रिस्पॉन्स दिया बॉडी पार्ट, कौन सा बॉडी पार्ट यहाँ पर इन्वॉल्व है,
parts of the body that respond to the impulse sent by the nervous system, converting them into a action, जैसे कि मसल्स और ग्लैंड। इसको समझते हैं। इफेक्टर मतलब बेसिकली अगर कोई हम हॉट ऑब्जेक्ट को टच किए, कोई हॉट ऑब्जेक्ट को अगर हम टच कर दिए तो बेसिकली हमारा हाथ जो होता है इमीडिएटली जो होता है हम लोग बाउंस बैक करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, यहाँ पर मसल्स इन्वॉल्व है, हैंड का जो है मसल्स इन्वॉल्व है। तो जो बॉडी का पार्ट इन्वॉल्व रहेगा कोई भी एक्शन में तो उसको बेसिकली क्या बोलेंगे हम लोग, इफेक्टर बोलेंगे। रिसेप्टर, रिसेप्टर नाम से ही क्लियर है। रिसेप्टर, रिसेप्टर मतलब जो न्यूरल सिग्नल को या इंपल्स को या फिर स्टिमुली को क्या करेगा, रिसीव करेगा, रिसीव करेगा। सेल और ग्रुप ऑफ सेल प्रेजेंट इन द सेंस ऑर्गन, ठीक है, दैट डिटेक्ट स्टिमुली एंड कन्वर्ट देम इनटू अ नर्व इंपल्स। उसको जो था बेसिकली क्या करेगा, नर्व इंपल्स में कन्वर्ट कर देगा। तो रिसेप्टर मतलब समझ आ गया, जो स्टिमुली को रिसीव करेगा, रिसीव करेगा और उसको इंपल्स में कन्वर्ट करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे रिसेप्टर। रिसेप्टर जो होता है बॉडी में अलग अलग होता है। कौन कौन रिसेप्टर होता है, जैसे फोटो रिसेप्टर है, फोटो रिसेप्टर जिससे हम लोग क्या करते हैं, जो आई में प्रेजेंट होता है, देखने में काम आता है। एक फोनो रिसेप्टर, फोनो इसको याद रख सकते हैं, ईयरफोन, फोनो रिसेप्टर। फोनो रिसेप्टर का काम क्या होता है, सुनने के लिए होता है, हियरिंग के लिए। थर्मो रिसेप्टर नाम से ही क्लियर है, थर्मो, थर्मो मतलब क्या हो गया, हीट, हीट, ठीक है। थर्मो रिसेप्टर मतलब हीट को डिटेक्ट करेगा, यहाँ पर बेसिकली क्लियर है, हीट को क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। अब यहाँ पर है ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर किस चीज से एसोसिएटेड है, स्मेल, ठीक है, स्मेल से, ठीक है। गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर, गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर किस चीज से एसोसिएटेड है, टेस्ट से, ठीक है, टेस्ट से ये एसोसिएटेड है गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर। तो ये बेसिकली है। स्टिमुली मतलब इन्वायरमेंट में जिसके कारण बॉडी रिस्पॉन्स किया, स्टिमुली। रिस्पॉन्स मतलब जो बॉडी रिस्पॉन्स किया। इफेक्टर मतलब जो पार्ट इन्वॉल्व है, जो बॉडी पार्ट इन्वॉल्व है, इफेक्टर। रिसेप्टर मतलब जो स्टिमुली को रिसीव किया, रिसीव किया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिसेप्टर बोलेंगे। फोटो रिसेप्टर, फोनो रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर, गस्टेटरी रिसेप्टर, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, ठीक है। तो आगे फर्दर देखते हैं। आगे यहाँ पर अगर हम बात करें ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ह्यूमन नर्वस सिस्टम की बात करें, ह्यूमन नर्वस सिस्टम डिस्कस करते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन इन एनिमल में क्या देखे थे, एक नर्वस सिस्टम देखे थे और एक एंडोक्राइन सिस्टम देखे थे। तो पहले ह्यूमन को डिस्कस करते हैं। ह्यूमन में क्या बोल रहा है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज नेटवर्क ऑफ नर्व्स, बिल्कुल सही बात है। ह्यूमन जो नर्वस सिस्टम है इसमें क्या है, नेटवर्क ऑफ नर्व्स है। पूरे बॉडी में जो होता है नर्व्स जो फैला हुआ है, नर्व्स क्या है, फैला हुआ है। एंड सेल दैट कोऑर्डिनेट बॉडी फंक्शन एंड रिस्पॉन्स, जो बॉडी के फंक्शन से कोऑर्डिनेट करता है और रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। फर्दर यहाँ पर जो होता है ह्यूमन नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसको देखते हैं आगे। यहाँ पर होता है कोऑर्डिनेशन इन एनिमल, जो होता है बेसिकली यहाँ से बेसिकली देखते हैं। तो यहाँ पर जो है नर्वस सिस्टम है और क्या पढ़े थे, एक एंडोक्राइन सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम के अंदर जो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डिवाइड किया जिसको क्या बोला गया, सीएनएस, ठीक है। और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या बोलते हैं, पीएनएस। तो नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को फर्दर डिवाइड किया गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को फर्दर डिवाइड किया गया ब्रेन के अंदर और एक स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन का भी फर्दर क्या होता है, पार्ट्स होता है, फोर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है, हैंड ब्रेन होता है, ठीक है। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसके अंदर क्रेनियल नर्व्स है और स्पाइनल नर्व्स है। इसको बेसिकली हम लोग समझते हैं। कोऑर्डिनेशन इन एनिमल, कोऑर्डिनेशन इन एनिमल में जो होता है नर्वस सिस्टम को सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं। नर्वस सिस्टम में जो है डिवाइड किया गया उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल। सेंट्रल नर्वस सिस्टम नाम से क्लियर है, सेंट्रल मतलब जो बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होगा, तो क्या होगा, एक ब्रेन होगा और जो था एक स्पाइनल कॉर्ड होगा, ठीक है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ गया किसके अंदर, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। पेरिफेरल, पेरिफेरल पेरिफेरी पे प्रेजेंट होगा, सेंटर के बाद ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाद जो बचा वो क्या हो जाएगा, पेरिफेरल, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इसके अंदर जो होता है क्रेनियल नर्व्स होता है और स्पाइनल नर्व्स होता है। क्रेनियल नर्व्स मतलब क्या हुआ, क्रेनियल नर्व्स मतलब जो नर्व्स ब्रेन से निकलेगा, जो ब्रेन से निकलेगा उसको बोलेंगे क्रेनियल नर्व्स। और जो तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड से निकलेगा, स्पाइनल कॉर्ड से निकलेगा उसको बोलेंगे स्पाइनल नर्व्स।
ये तो हो गया। दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में हम लोग हार्मोन्स को डिस्कस करेंगे। क्लियर है? किसको डिस्कस करेंगे? हार्मोन्स को डिस्कस करेंगे। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर जो है बेसिकली आगे फर्दर इसको डिटेल में डिस्कस करने से पहले न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को समझते हैं। न्यूरॉन बेसिकली क्या है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है, जो अभी डिस्कस किए, नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पूरा जो नर्वस सिस्टम है, इसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है उसको बेसिकली क्या बोला गया? न्यूरॉन्स बोला गया। क्या बोला गया? न्यूरॉन्स बोला गया। यहाँ पर लिखा हुआ भी है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। ठीक है। न्यूरॉन्स जो होता है एक हाईली स्पेशलाइज्ड सेल होता है, रिस्पॉन्सिबल ट्रांसमिट करता है सिग्नल को टू एंड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। क्लियर है? तो जो नर्वस जो न्यूरॉन्स है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का। न्यूरॉन्स एक हाईली स्पेशलाइज्ड सेल है। क्या है? हाईली स्पेशलाइज्ड सेल है। सिग्नल को क्या करता है? ट्रांसमिट करता है पूरे बॉडी से, जो होता है ब्रेन तक ले जाता है, ब्रेन से फिर जो जहां पर रिस्पॉन्ड करना होता है वहां तक ले जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पर बोल रहा है लॉन्गेस्ट सेल होता है ह्यूमन बॉडी में। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। पूरा लॉन्गेस्ट होता है क्योंकि सबसे पूरे बॉडी में टॉप टू बॉटम पूरे नेटवर्क फैला हुआ है। तो लॉन्गेस्ट सेल होता है ह्यूमन बॉडी में। अब यहाँ पे जो होता है न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर को देखते हैं। न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को देखा जाए तो यहाँ पर जो बेसिकली जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है, जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है, ब्रांच जो स्ट्रक्चर है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ट्री लाइक स्ट्रक्चर। तो इसको बेसिकली बोला जाता है डेंड्राइट्स। क्या बोला जाता है? डेंड्राइट्स। ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर दैट रिसीव सिग्नल फ्रॉम द अदर न्यूरॉन्स। तो इसको ट्री लाइक जो स्ट्रक्चर है इसको डेंड्राइट्स बोला गया। क्या बोला गया? डेंड्राइट्स। उसके बाद जो बेसिकली ये जो होता है बेसिकली ये जो स्पेस वाला जो स्ट्रक्चर है, ये स्पेसियस जो स्ट्रक्चर है, इसको बेसिकली क्या बोला गया है? सेल बॉडी बोला गया है। सेल बॉडी बोला गया है, सोमा बोला गया है। इसको जो है बेसिकली साइटोन भी बोला जाता है। ठीक है, साइटोन भी बोला जाता है। और सेंटर में क्या प्रेजेंट है? सेंटर में प्रेजेंट है न्यूक्लियस। ठीक है, स्फेरिकल जो स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और ये जो थ्रू आउट द लेंथ है बेसिकली ये स्ट्रक्चर, इसको बोला गया है एक्सॉन। और ये न्यूरॉन्स का लॉन्गेस्ट पार्ट है, लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन द बॉडी सेल्स कॉल्ड एक्सॉन, जिसको एक्सॉन बोला गया है। यही क्या करता है यहाँ पे जो बेसिकली, और जो लास्ट वाला पार्ट हो जाता है नर्व एंडिंग पार्ट हो गया। ठीक है, जो टर्मिनल पार्ट है नर्व एंडिंग पार्ट हो गया। और यहाँ पर जो होता है लास्ट में एक जो तो बल्ज स्ट्रक्चर होता है जिसको साइनेप्टिकल नोब बोला जाता है। क्या बोला जाता है? साइनेप्टिकल नोब बोला जाता है। तो यहाँ पे समझते हैं बेसिकली कैसे ये फंक्शन करता है। सबसे पहले यदि कोई स्टिमुलाई आया, कोई सिग्नल आया, तो डेंड्राइट्स जो है, जो डेंड्राइट्स है वो सिग्नल को रिसीव करेगा, फिर जाएगा सेल बॉडी के पास। सेल बॉडी के बाद थ्रू आउट द एक्सॉन में जाएगा। एक्सॉन से होते हुए जो था नर्व के एंडिंग वाले पार्ट पे आएगा। कहाँ पे आएगा? नर्व के एंडिंग पार्ट पे आएगा, टर्मिनल पार्ट पे आएगा, टर्मिनल पार्ट पे आएगा। फर्दर जो होता है यहाँ से जो होता है फिर यहाँ से फिर जो होता है दूसरा डेंड्राइट्स जो होता है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो डेंड्राइट, नेक्स्ट जो न्यूरॉन है, नेक्स्ट जो न्यूरॉन है वो फर्दर जो होता है शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है सिग्नल डेंड्राइट आया, सेल बॉडी आया, एक्सॉन आया, नर्व एंडिंग पे आया, फिर यहाँ पे जो होता है गैप होता है, गैप एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में गैप होता है, इसी को बोला गया है क्या? इसी को साइनेप्स बोला गया है। गैप बिटवीन नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट्स ऑफ द अदर न्यूरॉन। ठीक है, तो एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में जो गैप है इसको साइनेप्स बोला गया। तो जो सिग्नल आया वो अगर पूरे बॉडी में न्यूरॉन्स के तरह ट्रांसमिट होना है, नर्वस सिस्टम के साथ रेगुलेशन होना है, उसके लिए तो लगातार नर्वस सिस्टम को कनेक्शन में रहना पड़ेगा ना। लेकिन यहाँ पर क्या है? गैप है। तो यहाँ पे जब लास्ट में जब सिग्नल पहुंचा, स्टिमुलाई ये यहाँ पहुंचा साइनेप्टिक नोब में, तो साइनेप्टिक नोब के अंदर क्या होता है? साइनेप्टिक नोब के अंदर जो होता है न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ होता है। कॉमनली जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो है एसिटाइल कोलिन। क्या है? एसिटाइल कोलिन। तो यहाँ पे जो होता है साइनेप्टिक नोब है, साइनेप्टिक नोब के अंदर एसिटाइल कोलिन है। यहाँ पर केमिकल रेगुलेशन हो जाता है, यहाँ पर जो होता है केमिकल रिलीज होता है, फिर यहाँ पर जो होता है रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, फिर ये रिसीव कर लेता है। तो इस तरह बेसिकली जो होता है इम्पल्स जो होता है ट्रांसमिट होता है थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, तो इस तरह ट्रांसमिट होता है इम्पल्स। डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, ठीक है, एक्सॉन, नर्व एंडिंग, साइनेप्टिक नोब, इसके अंदर है न्यूरोट्रांसमीटर। यहाँ पर एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के बीच में गैप है, इसको बोला गया है साइनेप्स।
ठीक है। और यहाँ पर जो होता है साइनेप्टिक नोब के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर है, ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ, फिर जो होता है नेक्स्ट जो डेंड्राइट है, अगला जो डेंड्राइट है, तो अगला न्यूरॉन का जो डेंड्राइट है वहां पर गया, केमिकल रेगुलेशन हुआ, फर्दर जो होता है इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट होकर नेक्स्ट न्यूरॉन में ट्रांसमिट होता है। तो इसी तरह जो होता है इंपल्स जो होता है ट्रांसमिट होता है। तो यहाँ पर बेसिकली दिखाया हुआ है, रिप्रेजेंट किया हुआ है, डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन, एक्सॉन टर्मिनल, साइनेप्स, नेक्स्ट न्यूरॉन, मसल्स और ग्लैंड। ठीक है, ये हो गया न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ, साइनेप्टिक नोब, न्यूरॉन का एंडिंग जो है, साइनेप्टिक नोब जो है यहाँ से क्या हो गया, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ, अगला जो डेंड्राइट्स है उसको रिसीव कर लिया, अगला न्यूरॉन का जो डेंड्राइट है वो रिसीव किया, फर्दर ट्रांसमिट किया। वही पूरा पाथवे यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे यहाँ पर देखते हैं, आगे यहाँ पर देखो दो टर्म है, एक है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और न्यूरोट्रांसमीटर। अभी जैसे कि अगर बात किया जाए न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को समझते हैं। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन मतलब क्या हुआ, जहां पर न्यूरॉन्स मसल से आकर मिल रहा है, क्लियर है, न्यूरॉन और मसल्स जो आपस में कॉन्टेक्ट कर रहा है, तो ऐसा जंक्शन को हम लोग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलेंगे, सिंपल है, क्लियर है। द पॉइंट वेयर nerve ending meet muscles so that nerve message can make the muscle contract, क्लियर है। न्यूरोमस्कुलर, जैसे कि हम एग्जांपल्स जो दिए थे अभी, कि अगर कोई हम हॉट ऑब्जेक्ट को टच किए तो हमारा हाथ तुरंत बाउंस बैक किया, हम लोग तुरंत उसको बैक किए, तो यहाँ पर कौन काम कर रहा है, यहाँ पर मसल्स काम कर रहा है, मसल्स काम कर रहा है, ठीक है। तो जो न्यूरॉन्स और मसल्स का जो जहां पर कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है उसी को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलेंगे। न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर एक केमिकल मैसेंजर है, क्या है, केमिकल मैसेंजर है, जहां पर साइनेप्स में काम आता है, जहां पर हम बोले थे ना, दे हेल्प इन ट्रांसमिटिंग द नर्व इंपल्स अक्रॉस द साइनेप्स, गैप बिटवीन टू न्यूरॉन। साइनेप्स किसको बोल रहे हैं, गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स को साइनेप्स बोल रहे हैं। एट द साइनेप्स इलेक्ट्रिकल इंपल्स इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल, वही सारा चीज लिखा हुआ है। द केमिकल क्विकली क्रॉस द गैप एंड जेनरेट एन इलेक्ट्रिकल इंपल्स इन द नेक्स्ट न्यूरॉन, मसल सेल्स और ग्लैंड्स। क्लियर है ये पूरा कंसेप्ट, एक बार और इसको समझा देते हैं। न्यूरल सिग्नल रिसीव किया डेंड्राइट, डेंड्राइट से गया सेल बॉडी, सेल बॉडी से थ्रू आउट द एक्सॉन, एक्सॉन से गया टर्मिनल एंड ऑफ न्यूरॉन, टर्मिनल एंड पे गया, फिर वहां पे साइनेप्टिक नोब है, उसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर है, न्यूरोट्रांसमीटर एक केमिकल है, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के बीच में गैप है जिसको साइनेप्स बोला गया। यहाँ पे कॉन्टेक्ट नहीं है दो न्यूरॉन का, दो न्यूरॉन का कॉन्टेक्ट नहीं है, गैप है, तो इस गैप में कैसे रेगुलेशन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा इलेक्ट्रिकल इंपल्स, यहाँ पर केमिकल रेगुलेशन होता है, ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। कॉमनली जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो है एसिटाइल कोलिन। फर्दर जो नेक्स्ट न्यूरॉन का डेंड्राइट उसको रिसीव करता है, फर्दर इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट करता है और ट्रांसमिट होता है। तो ये दो टर्म था। अब यहाँ पर बोल रहे हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन क्या होता है, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन की यदि बात किया जाए तो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन में तुम्हारा एक सेंसरी न्यूरॉन होता है, और एक क्या होता है, मोटर न्यूरॉन होता है, और एक तुम्हारा रिले न्यूरॉन होता है। रिले न्यूरॉन जिसको इंटर न्यूरॉन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इंटर न्यूरॉन। सिंपल है, सेंसरी न्यूरॉन क्या करेगा, सिग्नल को लेकर आएगा स्पाइनल कॉर्ड के पास या फिर ब्रेन के पास। मोटर न्यूरॉन क्या करेगा, सिग्नल को ब्रेन से, सीएनएस से या स्पाइनल कॉर्ड से ले जाएगा जहां पे रिस्पॉन्स करना है, ये हो गया मोटर। इंटर न्यूरॉन नाम से क्लियर है, इंटर न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन जो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में होगा उसको इंटर न्यूरॉन बोलेंगे। देखते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, एफरेंट न्यूरॉन बोला, हेल्प इन ट्रांसमिटिंग नर्व इंपल्स फ्रॉम रिसेप्टर, जहां से रिसीव करेगा टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हेल्प इन ट्रांसमिटिंग, मोटर न्यूरॉन क्या हो जाएगा, एफरेंट न्यूरॉन भी इसको बोलते हैं, ये सिग्नल को ले जाएगा कहां पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर के, जहां पर इफेक्ट दिखाना है वहां पे ले जाएगा सिग्नल को, इसको बोलेंगे मोटर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन मतलब जो सेंसरी और मोटर के बीच में होगा उसको हम बोलेंगे इंटर न्यूरॉन, जो क्या करता है, सेंसरी का इंपल्स मोटर को दे देता है, ये कनेक्ट करता है। टाइप्स ऑफ एक्शन का यदि बात किया जाए तो टाइप्स ऑफ एक्शन में यदि बात किया जाए तो जनरली जो होता है थ्री टाइप ऑफ एक्शन है। एक है वॉलेंट्री एक्शन, दूसरा है इनवॉलेंट्री और तीसरा है रिफ्लेक्स एक्शन। वॉलेंट्री मतलब क्या होता है, वॉलेंट्री मतलब होता है कंट्रोल में, जो हमारे कंट्रोल में है, क्लियर है। इनवॉलेंट्री मतलब क्या है, इनवॉलेंट्री मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है।
जैसे हमको हाथ को मूव करना है, अगर हैंड को हमको मूव करना है, ये हमारे कंट्रोल में है, हम अगर फिंगर को मूव करना चाहते कर रहे हैं, क्लियर है, ये वॉलेंट्री एक्शन है। इनवॉलेंट्री एक्शन क्या है? हार्ट को यदि बीट करना है, हम मेरे कहने से हार्ट बीट थोड़ा स्टॉप हो जाएगा, हार्ट बीट थोड़ा रुकने वाला है, नहीं रुकेगा, क्लियर है, हार्ट बीट नहीं रुकेगा, रुक चलते रहेगा। तो वो हो गया इनवॉलेंट्री एक्शन, मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे पेरिस्टल्टिक मूवमेंट बोल रहा है, होगा ही, यदि हम फूड को इंटेक कर रहे हैं तो पेरिस्टल्टिक मूवमेंट तो होगा ही, बिल्कुल होगा, क्लियर है। उसी तरह अगर कोई वेसल्स को डायलेट करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है तो करेगा, क्लियर है। तो हो गया इनवॉलेंट्री। रिफ्लेक्स एक्शन, एक्शन कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय आवर ओन विल, ये भी हमारे विल में नहीं होता रिफ्लेक्स एक्शन। अगर हम हॉट ऑब्जेक्ट को टच किए तो हम वहां पर सोचेंगे नहीं, वहां पर मेरा हाथ ऑटोमेटिक हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली बोल रहा है वॉलेंट्री एक्शन है। वॉलेंट्री एक्शन मतलब हो गया क्या? वॉलेंट्री एक्शन मतलब हो गया द एक्शन कैन बी कंट्रोल्ड, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। वॉलेंट्री में थिंकिंग इन्वॉल्व है, ब्रेन भी इन्वॉल्व है। यहाँ पर जैसे वॉलेंट्री में क्या हो जाएगा? वॉकिंग, राइटिंग, डांसिंग, जंपिंग, बिल्कुल सही बात, जो हम लोग अपने कंट्रोल में, हम अभी दौड़ना चाहेंगे दौड़ सकते हैं, वॉक करना चाहेंगे तो वॉक कर सकते हैं, क्लियर है। ये हो गया वॉलेंट्री, जो हमारे कंट्रोल में है। इनवॉलेंट्री कैन नॉट बी कंट्रोल बाय आवर ओन विल, यहाँ पर थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं है। हम ऐसा कर रहे हैं कि सोचेंगे कि मेरा डाइजेशन ना हो, मेरा हार्ट बीट ना, हार्ट जो है बीट ना करे, वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स ना करे, यहाँ पर कोई थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन यहाँ पर ब्रेन इन्वॉल्व है, ब्रेन बिल्कुल इन्वॉल्व है, ठीक है। तब तो कोऑर्डिनेटेड वे में होगा, यही तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेटेड वे है। यहाँ पर दिया है पेरिस्टल्टिक मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन ऑफ पंपिंग ऑफ ब्लड, क्लियर है। रिफ्लेक्स एक्शन कैन नॉट बी कंट्रोल बाय देयर ओन विल, थिंकिंग यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है। स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये समझना, क्लियर है। इसको देखेंगे रिफ्लेक्स एक्शन को फर्दर, अभी कंप्लीटली डिटेल में इसको देखते हैं रिफ्लेक्स एक्शन को। विथड्रॉल ऑफ द हैंड, हॉट ऑब्जेक्ट टच जब करते हैं तो हाथ को जो पीछे हटा लेते हैं, वही यहाँ पर बेसिकली बोल रहा हूँ। आगे देखिए, वही आ गया रिफ्लेक्स एक्शन आते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन मतलब क्या है? इमीडिएट, इमीडिएट रिस्पॉन्स करना। अगर हम कोई हॉट ऑब्जेक्ट को, हॉट बॉडी को हम टच किए तो यहाँ पे मेरा हैंड ऑटोमेटिक जो होता है ना, पूरा इमीडिएटली, इमीडिएटली जो होता है बेसिकली हैंड को जो हम लोग रिमूव कर लेते हैं। तो यहाँ पे यदि ब्रेन इन्वॉल्व रहता तब तो इम्पल्स जाता ब्रेन के पास, फिर वहां पर ब्रेन थोड़ा थिंकिंग करता, फिर जो होता इम्पल्स आता इफेक्टर के पास इफेक्ट दिखाने के लिए। तब तक तो क्या होता है, हैंड जो होता है वो बर्न हो जाता है, हाथ जल जाता, जिसके कारण यहाँ पे ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है। रिफ्लेक्स एक्शन में स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है। हॉट ऑब्जेक्ट को जैसे हम टच किए तो सेंसरी न्यूरॉन गया इम्पल्स को लेकर, बीच में बताए थे सेंसरी न्यूरॉन, बीच में आ गया इंटर न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन, फिर ये चला गया मोटर न्यूरॉन में, फिर मोटर न्यूरॉन तो इफेक्ट दिखा देता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन में क्या इन्वॉल्व होता है? स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है। कर रिफ्लेक्स एक्शन इज फास्ट ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस विदाउट थिंकिंग, यहाँ पे सोचना नहीं है, बिल्कुल नहीं सोचना है, सोचेंगे तो फिर जो होता है दिक्कत हो सकता है, हैंड वगैरह जैसे अगर बर्न हो जाएगा अगर हॉट ऑब्जेक्ट को यदि हम टच किए तो। इट इज कंट्रोल बाय द स्पाइनल कॉर्ड, या स्पाइनल कॉर्ड से कंट्रोल होगा। प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम हार्म, ठीक है, हार्म होने से बेसिकली बचा रहा। द सिग्नल फॉलो द पाथ कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क, तो ये जो पाथ फॉलो किया रिफ्लेक्स एक्शन करने के लिए, रिसेप्टर रिसीव किया स्टिमुलस, सेंसरी न्यूरॉन, बीच में आया इंटर न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन, फिर आया मोटर न्यूरॉन, और एक्शन हो गया, हाथ हटा लिए। ये जो पाथ है इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क, क्लियर है, ये रिफ्लेक्स आर्क। पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन कनेक्टिंग सेंसरी एंड द मोटर न्यूरॉन, इसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स आर्क बोलेंगे। जैसे यहाँ पर समझते हैं रिसेप्टर जैसे हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, क्लियर है, यहाँ रिसेप्टर है, कौन सा रिसेप्टर? यहाँ पर जो रिसेप्टर होगा वो कौन सा रिसेप्टर होगा? थर्मो रिसेप्टर, ठीक है, थर्मो रिसेप्टर्स, क्लियर है, थर्मो रिसेप्टर्स। तो यहाँ पर जो होता है रिसेप्टर रिसीव किया स्टिमुलस को, फिर ये कहाँ पर गया? सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन में गया स्पाइनल कॉर्ड, सेंसरी न्यूरॉन से होते हुए जो था इम्पल्स कहाँ पर है? स्पाइनल कॉर्ड पे गया। स्पाइनल कॉर्ड पे जाने के बाद यहाँ पर जो होता है रिले न्यूरॉन होता है, क्या होता है?
रिले न्यूरॉन जो होता है बेसिकली प्रेजेंट होता है, रिले न्यूरॉन। फिर ये रिले न्यूरॉन क्या करता है, सिग्नल को जो होता है इम्पल्स को मोटर न्यूरॉन में भेजता है, फिर मोटर न्यूरॉन जो होता है इफेक्ट दिखाता है। तो ये जो पाथवे है, इस पाथवे को रिफ्लेक्स आर्क बोलेंगे। क्लियर है, इस पाथवे को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स आर्क बोलेंगे। वही सारा चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। स्टिमुलस क्या होता है पहले बता चुका हूँ, सेंसरी न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड, मोटर न्यूरॉन, इफेक्टर। इंपॉर्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन, क्या है इंपॉर्टेंस, प्रोवाइड इमीडिएट एंड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू द हार्मफुल स्टिमुलस। बिल्कुल सही बात है, इमीडिएट, तुरंत। ब्रेन अगर इन्वॉल्व हो जाता तो थिंकिंग इन्वॉल्व हो जाता, थिंकिंग इन्वॉल्व हो जाता, टाइम ज्यादा लगता तो बॉडी को हार्म हो जाता। ठीक है, तो प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम इंजरी, इंजरी से बचा लिया। सेव टाइम बाय अवॉइडिंग डिले थिंकिंग, थिंकिंग से बचा लिया, बेसिकली टाइम को बचा लिया। हेल्प इन सर्वाइवल एंड सेफ्टी बाय गिविंग क्विक एक्शन इन द इमरजेंसी। ठीक है, तो इमरजेंसी सिचुएशन में क्विक एक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये सारा इंपॉर्टेंट है, इमीडिएट, ऑटोमेटिक, इंजरी से बचा दिया, थिंकिंग को एलिमिनेट कर दिया, सर्वाइव और सेफ्टी के लिए इमरजेंसी में क्या गया, सर्वाइव कर लिए, सेफ्टी भी रहा, ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है, स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व है। फर्दर यहाँ देखते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्लियर है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिस्कस करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या क्या बताए थे, नर्वस सिस्टम, कोऑर्डिनेशन इन एनिमल, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। कोऑर्डिनेशन इन एनिमल के अंदर बताए थे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम अभी पढ़ रहे हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या क्या था, ब्रेन था और स्पाइनल कॉर्ड था। तो यहाँ पर ब्रेन को समझते हैं बेसिकली। ठीक है, यहाँ पर ब्रेन को समझते हैं। ब्रेन का समझते हैं जैसे क्या है, देखते हैं। ब्रेन को जो है फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फोर ब्रेन हो गया, फोर ब्रेन होता है। दूसरा तुम्हारा क्या है, दूसरा है मिड ब्रेन, दूसरा है मिड ब्रेन, और तीसरा क्या है, तीसरा है हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के अंदर जो होता है बेसिकली कौन सा पार्ट होता है, फोर ब्रेन के अंदर तुम्हारा जो होता है सेरिब्रम एक पार्ट होता है, और एक हाइपोथैलेमस होता है, और एक थैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस है यहाँ मतलब कि जो तो उसके ऊपर जो होगा बेसिकली क्या होगा, कहीं पे थैलेमस वाला पार्ट होगा। क्लियर है, तो फोर ब्रेन के अंदर क्या क्या इन्वॉल्व है, फोर ब्रेन के अंदर सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। नाम से क्लियर है, हाइपो, हाइपो मतलब नीचे, हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपो मतलब नीचे, थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस। क्लियर है, फिर आ गया मिड ब्रेन, फिर फर्दर जो होता है तीसरा आ गया हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के अंदर आ जाता है पोन्स आ जाता है, मेडुला ओब्लंगेटा आ जाता है, और एक सेरिबेलम आ जाता है। क्लियर है, कंफ्यूज यहाँ पे नहीं होना है। फोर ब्रेन के अंदर है सेरिब्रम, और जो हाइंड ब्रेन है इसके अंदर है सेरिबेलम। क्या है, सेरिबेलम, सेरिबेलम। क्लियर है, पोन्स और मेडुला ओब्लंगेटा। फर्दर जो होता है यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाता है। अगर स्पाइनल कॉर्ड बोलो किस चीज से, कौन कौन पार्ट से कनेक्टेड है स्पाइनल कॉर्ड, तो स्पाइनल कॉर्ड मेडुला ओब्लंगेटा से कनेक्टेड है। और यहाँ पर एक लिखा हुआ है क्रेनियम। क्रेनियम जो होता है बेसिकली ब्रेन का आउटर मोस्ट कवरिंग होता है, कवरिंग होता है हार्ड, स्कल जिसको बोलते हैं, स्कल होता है ब्रेन का कवरिंग होता है। और यहाँ पर बहुत सारा मेम्ब्रेन वगैरह भी होता है, और मेम्ब्रेन के बीच में जो होता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड वगैरह होता है जो शॉक से प्रिवेंट करता है। ब्रेन एक बहुत डेलिकेट सॉफ्ट ऑर्गन है। ठीक है, तो इसको क्रेनियम के अंदर प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, जिसको स्कल बोला गया। और बहुत सारा मेम्ब्रेन होता है, और मेम्ब्रेन के अंदर जो होता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड वगैरह भरा हुआ होता है, जो शॉक से बचाता है, शॉक से, जर्क से प्रिवेंट करता है। देखते हैं आगे यहाँ क्या लिखा हुआ, ब्रेन लोकेटेड इनसाइड द स्कल, स्कल के अंदर है मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर। बिल्कुल सही बात है, मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है। प्रोटेक्टेड रहता है किसी से, क्रेनियम से। 3 मेम्ब्रेन होता है जिसको मेनिंगेज बोला गया। क्या बोला गया, मेनिंगेज बोला गया है। ठीक है, मेनिंग्स, मेनिंग्स बोला गया। क्लियर है, यहाँ पर सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है मेम्ब्रेन के बीच में। फ्लूइड जो होता है मैकेनिकल शॉक से बचाता है। आगे एक यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर आता है जिसको कॉर्पस कैलोसम बोला गया है। कॉर्पस कैलोसम जो होता है बेसिकली लेफ्ट और जो राइट, जो बेसिकली ब्रेन का जो पार्ट है, ठीक है, लेफ्ट और राइट जो हेमिस्फीयर है सेरिब्रम का, सेरिब्रम का जो लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर है उसको कनेक्ट करने का जो काम है, स्ट्रक्चर है, उसको कॉर्पस कैलोसम बोला गया। क्या बोला गया, कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम में जो थिक बैंड ऑफ अ नर्व फाइबर, नर्व फाइबर का ही थिक बैंड है, ये जो रेड है थिक बैंड है नर्व फाइबर का ब्रेन के अंदर।
क्या काम करता है? इट कनेक्ट लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर ऑफ द सेरिब्रम। तो राइट और लेफ्ट जो हेमिस्फीयर है, हम लोग जैसे कि भी ब्रेन का स्ट्रक्चर देखे, वो एक पार्ट देख रहे हैं, एक पार्ट देख रहे हैं एक तरफ से, दोनों पार्ट से होगा ना, लेफ्ट और राइट पार्ट हो गया, तो उस दोनों को जो कनेक्ट करता है, लेफ्ट और राइट पार्ट को जो कनेक्ट कर रहा है, उस स्ट्रक्चर को कॉर्पस कैलोसम बोले। मेन फंक्शन इज अलाउ कम्युनिकेशन बिटवीन द टू हाफ्स ऑफ द ब्रेन सो दैट दे कैन वर्क टुगेदर। मेन काम क्या है? दोनों जो पार्ट है, लेफ्ट और राइट जो हेमिस्फीयर है, इस हेमिस्फीयर को कनेक्ट करके रखना ताकि दोनों एक साथ काम कर सके, कम्युनिकेट कर सके। अब यहाँ पर जैसे कि बेसिकली देखे थे, क्या देखे थे? ब्रेन के अंदर क्या देखे थे? तीन पार्ट देखे थे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। अब एक एक पार्ट को समझते हैं डिटेल से। सबसे पहले देखते हैं फोर ब्रेन। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये बेसिकली क्या है? ये पूरा जो पार्ट है, कॉइल वाला जो पार्ट है, यही तो है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के अंदर सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। हाइंड ब्रेन के अंदर पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरिबेलम, और बीच में क्या आ गया? मिड ब्रेन। फोर ब्रेन को देखते हैं, सेरिब्रम। सेरिब्रम मेन पार्ट, थिंकिंग पार्ट, मेमोरी पार्ट, लर्निंग पार्ट, ये सारा पार्ट किसका काम है? सेरिब्रम का, सेरिब्रम का। क्लियर है? इंटेलिजेंस, मेमोरी, लर्निंग, इमोशंस और वॉलेंट्री मूवमेंट। ठीक है? वॉलेंट्री मूवमेंट मतलब कंट्रोल्ड मूवमेंट। थैलेमस, थैलेमस में अगर हम याद रखें तो इस तरह रख सकते हैं, एम और एस को याद रख सकते हैं। ठीक है? यहाँ पर जो है एम और एस को याद रख सकते हैं। यहाँ पर जो मोटर और जो सेंसरी सिग्नल है, मोटर और जो सेंसरी, मोटर और सेंसरी जो सिग्नल है, इसको सेरिब्रम तक पहुंचाने का काम करता है कौन? थैलेमस। हाइपोथैलेमस का काम क्या है? हंगर, थर्स्ट, स्लीप, बॉडी टेम्परेचर और इमोशंस। क्लियर है? हाइपोथैलेमस का ये काम है। और हाइपोथैलेमस का एक काम और है, प्यूटिटरी ग्लैंड को क्या करता है? कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है? प्यूटिटरी ग्लैंड को। प्यूटिटरी ग्लैंड जो है, प्यूटिटरी ग्लैंड को बोला जाता है मास्टर ग्लैंड, लेकिन जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। तो प्यूटिटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है कौन? हाइपोथैलेमस। क्लियर है? आगे यहाँ पर देखते हैं, ये चीज हो गया। फोर ब्रेन को डिस्कस किए हैं। फोर ब्रेन के अंदर तीन पार्ट, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। थैलेमस इंटेलिजेंस, मेमोरी, लर्निंग, इमोशन, ये सब। थैलेमस का मोटर और सेंसरी न्यूरॉन को सेरिब्रम के पास भेजता है। हाइपोथैलेमस हंगर, थर्स्ट, स्लीप वेक साइकिल, इमोशंस और जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। आगे आ गया मिड ब्रेन। मिड ब्रेन क्या है? मिड ब्रेन जो होता है, फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को, नाम तो क्लियर है, मिड ब्रेन बीच में प्रेजेंट है। मिड ब्रेन हाइंड, फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को कनेक्ट करने का काम करता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का काम क्या है? कनेक्ट करता है। ठीक है? लोकेटेड बिटवीन फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन। क्लियर है? अब यहाँ पर इसका फंक्शन यदि देखा जाए, मिड ब्रेन का क्या क्या फंक्शन है? कनेक्ट फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ठीक है? पहला यही है कि फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को कनेक्ट करता है। ये रहा फोर ब्रेन, फोर ब्रेन रहा ये वाला फोर ब्रेन। क्लियर है? फोर ब्रेन। और ये रहा हाइंड ब्रेन। क्लियर है? ये रहा ये पूरा हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन, फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को कनेक्ट करता है कौन? मिड ब्रेन। कंट्रोल सर्टेन इनवॉलेंट्री एक्शन। बिल्कुल सही बात है, इनवॉलेंट्री एक्शन को भी कंट्रोल करता है। इनवॉलेंट्री एक्शन मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसको बेसिकली क्या करता है? कंट्रोल करता है। रेगुलेट रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ द आईज। बिल्कुल सही बात है, हम लोग का जो बेसिकली आई जो ब्लिंक कर रहा है, ये हमारे कंट्रोल में थोड़ी है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो इसको बेसिकली कौन कर रहा है? रेगुलेट कौन कर रहा है? मिड ब्रेन। हेल्प इन प्रोसेसिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन। ठीक है? ताकि बॉडी को अलर्ट रख सके। तो फोर ब्रेन हो गया, मिड ब्रेन हो गया। अब हाइंड ब्रेन देखते हैं। हाइंड ब्रेन जो होता है बेसिकली, हाइंड ब्रेन के अंदर क्या क्या आ गया? पोन्स आ गया, मेडुला ऑब्लोंगेटा आ गया, सेरिबेलम आ गया। अगर सेरिबेलम के बारे में समझे, नाम से बेलम, बैलेंस। ठीक है? ये क्या करता है? बॉडी का बैलेंस, पोस्चर को मेंटेन करने का काम करता है, बैलेंस को। पोन्स जो होता है, ये स्लीप साइकिल को बेसिकली मेंटेन करता है। मेडुला ओब्लोंगेटा की यदि बात किया जाए तो ब्रीदिंग हो गया, हार्ट बीट हो गया, डाइजेशन हो गया, इस सब चीज को कंट्रोल करता है कौन? मेडुला ओब्लोंगेटा। देखते हैं क्या है। सेरिबेलम बैलेंस, पोस्चर और कोऑर्डिनेट द बॉडी मूवमेंट। क्लियर है? तो बॉडी का जो होता है बैलेंस को, पोस्चर को और बॉडी के मूवमेंट को जो होता है कंट्रोल करता है कौन? सेरिबेलम। यदि पोन्स का बात किया जाए, पोन्स जो होता है बेसिकली क्या करता है? स्लीप साइकिल को मेंटेन करता है, स्लीप साइकिल को मेंटेन करता है। मेडुला ओब्लोंगेटा की यदि बात किया जाए तो ब्रीदिंग, हार्ट बीट और डाइजेशन, तो इस चीज को
कंट्रोल करता है, जो इनवॉलेंट्री एक्शन है। मेडुला ओब्लंगेटा इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है। क्लियर है? इनवॉलेंट्री एक्शन मतलब जो हमारे कंट्रोल में ना हो। तो यहाँ पर बेसिकली देख लेते हैं एक बार और। फोर ब्रेन के अंदर क्या है? सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन हो गया यहाँ पर ये पार्ट, हाइंड ब्रेन, पोन्स, मेडुला ओब्लंगेटा और सेरिबेलम। आगे देखते हैं। अब आ गया स्पाइनल कॉर्ड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या देखे थे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड देखे थे। ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड देखे थे। अब स्पाइनल कॉर्ड को समझते हैं। स्पाइनल कॉर्ड एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है बेसिकली क्या है? ये एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है। सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है एक्सटेंडिंग फ्रॉम द मेडुला। क्लियर है? एनक्लोजेज में द वर्टिब्रल कॉलम, बिल्कुल सही बात है। ये जो होता है स्पाइनल कॉर्ड जो बेसिकली निकल रहा है ब्रेन से, ये वर्टिब्रल कॉलम के अंदर क्या होता है? प्रोटेक्टेड होता है। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर प्रोटेक्टेड होता है, सराउंडेड बाय द मेम्ब्रेन से सराउंडेड है। 31 पेयर्स है, 31 पेयर्स है, 31 पेयर्स है मतलब 62। 62 जो होता है बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड होता है। स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन क्या है? इम्पल्स को, सिग्नल को कैरी करना, कंडक्ट नर्व इम्पल्स टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। तो ब्रेन से जो होता है बेसिकली क्या करता है? ब्रेन से जो होता है इम्पल्स रिसेप्टर के पास, या फिर जो होता है रिसेप्टर से ब्रेन के पास जो होता है इम्पल्स को लेकर आता है। सेसिलेट स्पाइनल रिफ्लेक्सेस। स्पाइनल रिफ्लेक्सेस मतलब जो रिफ्लेक्सेशन पर इमीडिएट रिस्पॉन्स भी दिखाता है। तो दो फंक्शन याद रखना है, इम्पल्स को ब्रेन तक ले जाता है और ब्रेन से जो होता है जहां पर इफेक्ट दिखाना है वहां पर ले जाता है। दूसरा है स्पाइनल रिफ्लेक्स मतलब इमीडिएट जो रिफ्लेक्स एक्शन जो दिखा रहा था। प्रोटेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड कैसे प्रोटेक्टेड होता है? लाइक ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड इज रैप्ड इनटू द स्पाइनल मेनिंगम, मतलब मेम्ब्रेन में होता है, मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, और इसके अंदर भी सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड वगैरह होता है। स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन। वर्टिब्रल कॉलम से प्रोटेक्टेड है। वर्टिब्रल कॉलम जो होता है इसके अंदर 33 बोन होता है। जो बेबी होता है उसके अंदर 33 होता है, लेकिन जो एडल्ट होता है उसके अंदर जो होता है 26 बोन होता है। कितना बोन होता है? 26 बोन होता है। तो देख लो यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड है, मेम्ब्रेन है और प्रोटेक्टेड है किसके अंदर? वर्टिब्रा के अंदर। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर क्या है? वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो बोन है इसके अंदर प्रोटेक्टेड है स्पाइनल कॉर्ड। आगे देखते हैं। अब जो टॉपिक आगे पढ़ना है हार्मोन्स एंड एनिमल्स पढ़ना है, फर्दर जो होता है प्लांट के बारे में पढ़ना है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, मूवमेंट पढ़ना, उसका टाइप पढ़ना है, नेस्टिक मूवमेंट होता है प्लांट का, हार्मोन का डिस्कस करना है। अब देखते हैं सबसे पहले जो था हार्मोन्स इन एनिमल। सबसे पहले ग्लैंड को समझते हैं। ग्लैंड जो होता है एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है। क्या है ग्लैंड? ग्लैंड एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है बॉडी के अंदर, जो प्रोड्यूस होता है और रिलीज करता है कुछ सब्सटेंस, जैसे कि हार्मोन्स हो गया, एंजाइम्स हो गया, इस सबको क्या करता है? ग्लैंड से रिलीज करता है। और बहुत सारा अदर फ्लूइड्स वगैरह हो गया, हार्मोन, एंजाइम, अदर फ्लूइड फॉर स्पेसिफिक फंक्शन। क्लियर है? तो ये ग्लैंड हो गया। ग्लैंड एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है जो सेक्रेट करता है हार्मोन्स, एंजाइम, अदर फ्लूइड, ये सारे चीज को क्या करता है? रिलीज करता है स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। अगर ग्लैंड का बात किया जाए तो ग्लैंड जो होता है बेसिकली दो प्रकार का होता है। एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड, और एक और होता है मिक्स्ड ग्लैंड जिसको हेटेरोक्राइन ग्लैंड बोला जाता है, कंपोजिट ग्लैंड भी बोला जाता है। मतलब उसके अंदर दोनों चीज पाया जाएगा। देखेंगे तो जनरली जो होता है ये देखना है एक्सोक्राइन ग्लैंड देखना है, और ये क्या देखना है? एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड मतलब क्या है? बाहर सिक्रेशन हो रहा है। एक्सोक्राइन बाहर, बाहर होगा तो उसके लिए क्या चाहिए? डक्ट चाहिए। ठीक है, हैव अ डक्ट फॉर सिक्रेशन स्पेसिफिक ऑर्गन और सरफेस। एक्सोक्राइन हो गया। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है? एंजाइम, सलाइवा, स्वेट, म्यूकस, ये सब रिलीज करता है। एक्ट लोकली, लिमिटेड इफेक्ट वेयर डक्ट ओपन, बिल्कुल सही बात है। मतलब स्पेसिफिक है, जहां पे वो डक्ट ओपन होगा, जिस साइट पे जाएगा वहीं पे एक्ट लोकली मतलब लिमिटेड रोल है। एग्जाम्पल इसका क्या है? ग्लैंड का, एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल क्या है? सेलेवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, टीयर ग्लैंड, लैक्रिमल ग्लैंड बोला जाता है। क्लियर है? तो ये हो गया एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब अगर एंडोक्राइन का बात करो तो एंडोक्राइन अंदर, अंदर है तो डक्टलेस, डक्ट का कोई जरूरी नहीं है, डक्टलेस, रिलीज हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड। तो डायरेक्टली जो होता है एंडोक्राइन अपना सिक्रेशन ब्लड में पोर कर देता है, और जनरली जो होता है ये क्या करता है? ये हार्मोन को ही सिक्रीट करता है, हार्मोन को ही
सेक्रेट करता है। एक्ट ऑन द डिस्टेंट टारगेट ऑर्गन टिश्यूज थ्रू द ब्लड, ठीक है, तो डिस्टेंट ऑर्गन पे जो होता है इसके लिए काम करता है। यहाँ पर क्या बोला, लोकली मतलब समझ रहा है, लिमिटेड रोल लोकली, लेकिन ये डिस्टेंट ऑर्गन पे ब्लड में अगर मिक्स हो गया तो पूरे बॉडी में कहीं भी जहां पर जरूरी है वहां पे चला जाएगा, पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है टारगेट साइट और टिश्यूज पे। तो इसका अगर एंडोक्राइन ग्लैंड का यदि बात किया जाए तो कौन सा एग्जांपल है, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया, एड्रिनल ग्लैंड, ये सारे ग्लैंड को जो होता है हम लोग जो हार्मोन्स का अभी डिस्कस करेंगे ना, तो वहां पे जो सारा ग्लैंड जो होता है सारे ग्लैंड को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये चीज है, आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर हार्मोन्स आ गया। हार्मोन्स क्या है, हार्मोन्स जनरली हार्मोन्स जो होता है वो कौन सेक्रेट कर रहा है, एंडोक्राइन ग्लैंड। हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंस सिक्रेटेड इन लिमिटेड अमाउंट, लिमिटेड क्वांटिटी, बट उसका जो इफेक्ट है, उसका रोल है बहुत ज्यादा है। क्लियर है, वही बोल रहा है। हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर सिक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड, दे रेगुलेट वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस लाइक ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन एंड मूड। बिल्कुल सही बात है, जो ग्रोथ वगैरह भी तो ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है, मेटाबॉलिज्म के लिए भी तो होता है सारा चीज, रिप्रोडक्शन के लिए भी होता है बहुत सारा हार्मोन। तो यहाँ पर एग्जांपल एक दिया है, इंसुलिन का एग्जांपल दिया हुआ है, इंसुलिन जो कंट्रोल करता है ब्लड शुगर लेवल, ठीक है, तो ब्लड शुगर लेवल क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब यहाँ पर अगर देखिए ग्लैंड का लोकेशन कहाँ पर है, वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लैंड का जो लोकेशन कहाँ पे, सबसे पहले अगर हाइपोथैलेमस का बात करें, प्यूटिटरी का बात करें, और एक और ग्लैंड होता है जिसको पिनियल ग्लैंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पिनियल ग्लैंड। तो हाइपोथैलेमस, प्यूटिटरी और पिनियल, एचपीपी, हाइपोथैलेमस, प्यूटिटरी और पिनियल, ये तीनों ग्लैंड जो होता है ब्रेन के अंदर सिचुएटेड होता है। इसके बाद यहाँ पर बात किया जाए यहाँ पे थ्रोट पे, तो यहाँ पे होता है थायराइड ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के पीछे 4 लोब में होता है जिसको पैराथायरॉइड ग्लैंड बोला गया। क्या बोला गया, पैराथायरॉइड ग्लैंड बोला गया। इसके बाद अगर फर्दर आगे मूव करें तो यहाँ पर चेस्ट के रीजन पे, अपर चेस्ट रीजन पे क्या जाता है, यहाँ पर जो होता है थाइमस ग्लैंड आ जाता है। कौन सा ग्लैंड आ जाता है, थाइमस ग्लैंड। फर्दर नीचे अगर मूव करें तो स्टमक के बिलो जो होता है क्या होता है, पेनक्रियाज, पेनक्रियाज, पेनक्रियाटिक ग्लैंड, ठीक है, यहाँ पर पेनक्रियाज सिचुएटेड है ना, पेनक्रियाज। और उसके बाद अगर बात किया जाए किडनी, किडनी के ऊपर एबव द किडनी, दोनों किडनी के ऊपर एबव द किडनी जो ग्लैंड होता है उस ग्लैंड को एड्रिनल ग्लैंड बोला गया। क्या बोला गया, एड्रिनल ग्लैंड बोला गया। और यहाँ पर एक होता है टेस्टिस होता है मेल के अंदर, फीमेल के अंदर जो होता है एक ओवरी होता है। बाकी सारा ग्लैंड तो सेम है, जो मेल के अंदर है वही फीमेल के अंदर भी है, बस यहाँ पर डिफरेंस क्या है, एक ही डिफरेंस है, टेस्टिस मेल के अंदर ही होगा, ओनली इन मेल, ओवरी जो होगा ओनली इन फीमेल प्रेजेंट होगा, बाकी सारा सब सेम होगा। पिनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस ग्लैंड। फिर उसके नीचे आए थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के जस्ट बैक ऑफ में 4 लोब में होता है पैराथायराइड। फिर चेस्ट रीजन में आए तो थाइमस, नीचे आए तो किडनी के पेनक्रियाज आ गया, पेनक्रियाटिक ग्लैंड आ गया स्टमक के बिलो। फिर और किडनी आया, किडनी के अबव जो है उसको एड्रिनल ग्लैंड बोलेंगे, मेल के अंदर टेस्टिस, फीमेल के अंदर ओवरीज। क्लियर है, आगे देखते हैं। अब सारा ग्लैंड है और उसका जो था सिक्रेशन दिया हुआ है। पिट्यूटरी ग्लैंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बढ़िया से सुनना है, बढ़िया से। क्लियर है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बोल रहा है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये बिलो द ब्रेन, बिलो द ब्रेन, बेस ऑफ द ब्रेन। क्लियर है, वहां पे लोकेटेड है। पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है कौन सा हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है ग्रोथ हार्मोन। और ये जो ग्रोथ हार्मोन है, यदि ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सिक्रेट हो गया, हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन लीड्स टू अ डिजीज दैट इज कॉल्ड गाइगेंटिज्म। और हाइपोसिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन यदि हो गया, हाइपोसिक्रेशन हो गया तो उसको बेसिकली क्या बोलेंगे, ड्वार्फिज्म बोलेंगे। तो अगर हाइपर सिक्रेशन, ज्यादा सिक्रेशन हो गया तो गाइगेंटिज्म, कम सिक्रेशन हो गया तो उसको हम लोग बोलेंगे ड्वार्फिज्म। क्लियर है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, कंट्रोल करता है ग्रोथ ऑफ द बॉडी, ठीक है, बोन मसल्स। और पिट्यूटरी ग्लैंड को बताए थे क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। आगे अगर बात किया जाए थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड जो होता है यहाँ पर बताए थे थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड रिलीज करता है थायरोक्सिन, और थायरोक्सिन के अंदर होता है आयोडीन। यदि आयोडीन का डिफिशियंसी हो जाता है तो एक डिजीज हो जाता है जिसको बोला गया है ग्वाइटर। क्या बोला गया है, ग्वाइटर बोला गया है, आयोडीन के डिफिशियंसी के कारण। फर्दर जो होता है थायराइड ग्लैंड के बैक में कौन सा ग्लैंड 4 लोब में सिचुएटेड, 4 सिचुएटेड है, उसको क्या बोलते हैं, पैराथायराइड।
पैराथायरॉइड ग्लैंड जो होता है वो कैल्शियम और फॉस्फेट के बैलेंस को बॉडी में मेंटेन करता है। किसको मेंटेन करता है? पैराथायरॉइड ग्लैंड रिलीज पैराथ हार्मोन, रेगुलेट कैल्शियम एंड फॉस्फोरेट बैलेंस लेवल इन द ब्लड। थाइमस ग्लैंड लोअर नेक अपर चेस्ट अपर चेस्ट, ठीक है, अपर चेस्ट में सिचुएटेड होता है और ये रिलीज करता है थाइमस हार्मोन। क्या रिलीज करता है? थाइमस हार्मोन को रिलीज करता है। और थाइमस हार्मोन जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है इम्यूनिटी के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए। लार्ज इन चिल्ड्रन इन श्रिंक एट प्यूबर्टी, बिल्कुल सही बात है। तो ये जो बेसिकली जो थाइमस ग्लैंड है, ये जब बच्चा होता है ना, बेसिकली चिल्ड्रन बच्चा, उसके अंदर तो थाइमस ग्लैंड भरा होता है, फिर धीरे 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 क्या होता है? श्रिंक हो जाता है प्यूबर्टी। नेक्स्ट जो ग्लैंड आया पेनक्रियाज, सारा लोकेशन दिया हुआ बिलो द स्टोमक। और पेनक्रियाज रिलीज करता है इंसुलिन और ग्लूकागॉन। किसको रिलीज करता है? इंसुलिन और ग्लूकागॉन। तो बेसिकली जो है ब्लड में जो शुगर लेवल जब बढ़ जाता है तो एक डिजीज होता है जिसको क्या बोलते हैं? डायबिटीज। तो ये जो डायबिटीज है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया, इसको कम करने के लिए जो होता है बॉडी का जो पेनक्रियाटिक ग्लैंड है पेनक्रियाज, वो रिलीज करता है इंसुलिन जो शुगर लेवल को डिक्रीज करता है। क्लियर है? शुगर लेवल को डिक्रीज करता है कौन? इंसुलिन। ग्लूकागॉन क्या करता है? जो शुगर लेवल को बढ़ाने का काम करता है। तो ये चीज है। तो बॉडी में तो शुगर लेवल बढ़ना और कम दोनों होना जरूरी है ना। अगर शुगर लेवल बढ़ गया तो इंसुलिन रिलीज होगा, शुगर लेवल को कम कर देगा। शुगर लेवल यदि कम हो गया तो उसको बढ़ाने का काम ग्लूकागॉन करता है। रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल, इंसुलिन हेल्प ग्लूकोज अपटेक। और अगर शुगर लेवल बढ़ गया तो एक डिजीज होगा जिसको बोला जाता है डायबिटीज। अब यहाँ पर अगर बात किया जाए एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पे बताए थे? टॉप अबव द किडनी, अबव द किडनी, किडनी के ऊपर होता है, ठीक है, किडनी के ऊपर होता है, ऑन द टॉप ऑफ किडनीज। और एड्रिनल ग्लैंड रिलीज करता है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन जो होता है इस हार्मोन को फाइट या फ्लाइट हार्मोन भी बोला जाता है, क्योंकि ये इमरजेंसी में रिलीज होता है। किसमें रिलीज होता है? इमरजेंसी में रिलीज होता है। तो प्रिपेयर द बॉडी फॉर फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स, इंक्रीज हार्ट रेट, ब्रीदिंग, एनर्जी मोबिलाइजेशन। बिल्कुल सही बात है। या तो कोई अगर सिचुएशन आया, या तो तुम लड़ोगे या फिर भागोगे। क्लियर है? दो में से एक चीज कर सकते हो, वही चीज है। तो यहाँ पे जो होता है एड्रिनल ग्लैंड रिलीज करता है एड्रेनलिन, एड्रेनलिन हार्मोन। और एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है इसको फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी बोला जाता है। इसमें जो होता है हार्ट बीट रेट बढ़ जाता है, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, एनर्जी अपटेक बढ़ जाता है। तो ये चीज है बेसिकली। मेल के अंदर आता है टेस्टिस, टेस्टिस रिलीज करता है टेस्टोस्टेरोन। क्या रिलीज करता है? टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है। और टेस्टोस्टेरोन का काम क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन जो है ये जितना भी सेकेंडरी बेसिकली जो सेक्सुअल डेवलपमेंट है, बॉडी का जो डेवलपमेंट है प्यूबर्टी के अंदर, एडोलसेंस के अंदर, उस डेवलपमेंट को करवाने में किसका हाल होता है? किसका होता है? हाँ, टेस्टोस्टेरोन का होता है। फीमेल के अंदर जो होता है वो ओवरीज होता है, और ओवरीज जो होता है वो रिलीज करता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन जो होता है वही करवाता है सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट, करवाता है बॉडी के अंदर। और प्रोजेस्टेरोन जो होता है इम्प्लांटेशन को बेसिकली और प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम करता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल और प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम करता है। तो बेसिकली यही सारा फंक्शन है। अगर एडोलसेंस में बात किया जाए टेस्टोस्टेरोन, तो क्या क्या डेवलपमेंट होता है? क्या क्या डेवलपमेंट होता है? मोस्टेज आ जाना, क्लियर है, हेयर्स आ जाना आर्मपिट्स के अंदर, पेल्विक रीजन्स के अंदर, वॉइस का डीपनिंग हो जाना, क्लियर है, वॉइस का डीपनिंग आ जाना। फीमेल के अंदर क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट, हेयर्स इन आर्मपिट्स एंड पेल्विक रीजन्स, ठीक है, यही सब डेवलपमेंट होता है। और जो हाई पिच वॉइस वगैरह हो जाता है। तो ये पूरा हार्मोन है और उसका लोकेशन है, उसका क्या रिलीज करता है, जो क्या उसका फंक्शन है, ये सब सारा चीज है। और किसकी कमी क्या, हाइपर या हाइपोसिक्रेशन के कारण क्या डिजीज होता है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे देखो एक एक ग्लैंड को जो होता है फर्दर यहाँ पर डिस्कस किया है। जो चीज हम बोले हैं वही सारा चीज यहाँ पर लिखा हुआ है बेसिकली। बिलो द ब्रेन, ब्रेन के नीचे में जो पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पर है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करता है। इसको फास्ट में हम लोग कर देते हैं क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं। ग्रोथ हार्मोन जो होता है ग्रोथ डेवलपमेंट करवाता है बोन्स और मसल्स का, क्लियर है, लोकेटेड होता है बिलो हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के बिलो लोकेटेड है। हाइपोथैलेमस कंट्रोल पिट्यूटरी ग्लैंड, बिल्कुल सही बात है, बता दिए थे। इसको मास्टर ग्लैंड बोला गया। क्या बोला गया है इसको? इसको बोला गया मास्टर ग्लैंड।
लेकिन मास्टर का भी मास्टर ग्लैंड हाइपोथैलेमस को बोला गया। हाइपोथैलेमस जो पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड ये हो गया। ठीक है, डिफिशियंसी ऑफ द ग्रोथ हार्मोन, ये चीज बता दिए, दो डिजीज को डिस्कस कर दिए। अगर ग्रोथ हार्मोन का कमी हो जाएगा, कमी, तो डॉर्फिज्म हो जाएगा, बौनापन जिसको बोला जाता है। अगर एक्सेस हो जाएगा ग्रोथ हार्मोन का तो गाइगेंटिज्म हो जाएगा। देखो कितना बड़ा हो गया गाइगेंटिज्म, ये गाइगेंटिज्म का एग्जांपल है। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रेशन हो गया, यहाँ पर ग्रोथ हार्मोन का क्या हो गया, हाइपो सिक्रेशन हो गया, तो डॉर्फिज्म हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड यहाँ पर है, यहाँ पर लोकेटेड है, विंड पाइप यहाँ पर लोकेटेड है, रिलीज करता है थायरोक्सिन, जिसके अंदर क्या होता है, आयोडीन होता है। थायरोक्सिन कंट्रोल करता है रेट ऑफ द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है थायरोक्सिन। अगर आयोडीन का कमी हो जाता है तो ये जो थायराइड ग्लैंड है, यही थायराइड ग्लैंड लार्ज हो जाता है, लार्ज हो जाता है, लार्ज होता है। ठीक है, लार्ज हो जाता है थायराइड ग्लैंड। ठीक है, यूजुअली कॉज्ड बाय द लैक ऑफ द आयोडीन इन द डाइट। ठीक है, तो जिस उस डिजीज को क्या बोला गया है, वाइटर बोला है। वही जो लार्ज होता है वही क्या होता है, वाइटर हो जाता है। सोर्स ऑफ आयोडीन यहाँ पर दिया हुआ है, देख लेना है इस चीज को, क्लियर है। आगे पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होता है, चार स्मॉल ग्लैंड एम्बेडेड इन द थायराइड ग्लैंड, एम्बेडेड इन द थायराइड ग्लैंड, क्लियर है। इसको पैराथायरॉयड ग्लैंड बोला गया। पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होता है पैराथ हार्मोन को रिलीज करता है, जो कैल्शियम और फॉस्फेट का जो लेवल होता है ब्लड में मेंटेन करने का काम करता है। तो ये हो गया पैराथायरॉयड ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड जो है ये लोअर नेक और अपर चेस्ट में प्रेजेंट होता है, चेस्ट में। थाइमस हार्मोन को रिलीज करता है जो इम्यूनिटी सिस्टम को मेंटेन करता है। जो बच्चा होता है उसके अंदर थाइमस ग्लैंड लार्ज होता है और पुबर्टी आते आते वो श्रिंक हो जाता है। अब अगर बात किया जाए पेनक्रियाज, पेनक्रियाज का लोकेशन क्या है, जस्ट बिलो द स्टमक। और पेनक्रिएटिक ग्लैंड मोस्ट इंपोर्टेंट, दो ग्लैंड बताए थे ना, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। और एक ये क्या है, पेनक्रियाज एग्जांपल है तीसरा का, हेटेरोक्राइन जिसको बोलते हैं, जिसको कंपोजिट बोलते हैं, जिसको मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं, क्लियर है। तो मिक्स्ड ग्लैंड जिसको बोलते हैं, जिसको हेटेरोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है, जिसको कंपोजिट ग्लैंड बोलते हैं, तो उसका एग्जांपल है पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज के अंदर क्या होता है, मिक्स्ड ग्लैंड क्यों बोले, हेटेरोक्राइन क्यों बोले, कंपोजिट क्यों बोले, क्योंकि इसके अंदर एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों का सिक्रेशन होता है। तो जो एक्सोक्राइन सिक्रेशन है वो क्या रिलीज करता है, पेनक्रेटिक जूस, ट्रिप्सिन, लाइपेज। डाइजेशन में क्या क्या पढ़े थे, यही सब पढ़े थे, ट्रिप्सिन पढ़े थे, लाइजे। ट्रिप्सिन जो होता है वो किसको करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। लाइपेज जो होता है फैट का मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। एक और जो पढ़े थे पेनक्रेटिक एमाइलेज पढ़े थे, जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, क्लियर है। तो जो एक्सोक्राइन पार्ट है वो रिलीज करता है पेनक्रेटिक जूस, इसके अंदर ट्रिप्सिन है, लाइपेज है। जो एंडोक्राइन पार्ट है ये हार्मोन रिलीज करता है, इंसुलिन और ग्लूकागोन। अभी पढ़े ना, पेनक्रियाज तो रिलीज कर रहा था इंसुलिन और ग्लूकागोन। ब्लड में शुगर लेवल बढ़ गया तो इंसुलिन का सिक्रेशन होगा, शुगर लेवल को डाउन कर देगा। ग्लूकागोन जो होता है शुगर लेवल को बढ़ाने में हेल्प करता है। इंसुलिन लोअर द ब्लड शुगर लेवल, कंट्रोल मेटाबॉलिज्म। ग्लूकागोन रेज ब्लड शुगर लेवल। अगर इंसुलिन का डिफिशियंसी हो गया तो डायबिटीज हो जाएगा, कैरेक्टराइज्ड बाय हाई शुगर लेवल इन द ब्लड एंड शुगर प्रेजेंट इन द यूरिन, यूरिन में भी शुगर निकलेगा, क्लियर है। जैसे अब आए एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो होता है किडनी के अभाव, देखो यहाँ पे लोकेशन यहाँ देख सकते हैं, एड्रिनल ग्लैंड क्या है, किडनी के अभाव है, किडनी के अभाव है। और ये रिलीज करता है क्या, एड्रेनलिन, देखा हुआ है ना, ऑन द टॉप ऑफ द किडनीज, किडनी के टॉप पे लोकेट, किडनी के टॉप एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो होता है वो रिलीज करता है एड्रेनलिन हार्मोन, इसको रिलीज करता है एड्रेनलिन हार्मोन। और एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है इसको फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी बोला गया है, जो हार्ट रेट को बढ़ा रहा है, ब्रीदिंग रेट को, ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहा है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को बढ़ा रहा है। ज्यादा एनर्जी चाहिए ना उस टाइम पे, फियर और एक्साइटमेंट वाला टाइम पे, क्लियर है, फियर और एक्साइटमेंट टाइम पे। आगे यहाँ पर बेसिकली बोल रहा है लार्ज सिक्रेशन प्रिपेयर द बॉडी फॉर एक्शन, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, जब यहाँ पर जनरली तो स्मॉल अमाउंट में सिक्रेट हो रहा है, लेकिन जब इमरजेंसी सिचुएशन आएगा तो लार्ज अमाउंट में सिक्रेट होगा। और इसको ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी बोला जाता है। अब यहाँ पर मेल के अंदर जो होता है एक और होता है, टेस्टिज होता है, प्रेजेंट ओनली इन द मेल। टेस्टिज रिलीज करता है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो प्रोड्यूस करवाता है मेल गैमीट, बिल्कुल सही बात है, स्पर्मेटोजेनेसिस में भी हेल्प करता है टेस्टोस्टेरोन।
ये जो टेस्टोस्टेरोन है, कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन क्या क्या डेवलपमेंट करवाता है, जो हम बोले थे, क्लियर है। मेल सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट करवाता है। मेल फीचर्स लाइक डीपर वॉइस, मस्टेच, बियर्ड, मोर बॉडी इन द हेयर लाइक आर्म्स एंड पेल्विक रीजन्स। caused changes testosterone are associated, ठीक है, changes caused by testosterone are associated with a male puberty and usually 13 or 14 years, ठीक है, वही सारा चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे देखते हैं, ओवरीज फीमेल के अंदर ही प्रेजेंट होगा ओवरीज, क्लियर है, और प्रोड्यूस करेगा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन क्या करता है, डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सॉफ्ट स्किन, फेमिनिन वॉइस, हाई पिच वॉइस, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट, हेयर्स इन द आर्म्स एंड पेल्विक रीजन। अगर प्रोजेस्टेरॉन का बात किया जाए तो प्रोजेस्टेरॉन जो था इम्प्लांटेशन, तो फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, फिर जो था इम्प्लांटेशन होता है यूटेरस के अंदर, तो वो इम्प्लांटेशन को मेंटेन करता है, ठीक है, और प्रेगनेंसी को भी मेंटेन करने का काम करता है प्रोजेस्टेरॉन का। चेंजेस ड्यू टू एस्ट्रोजन आर एसोसिएटेड विद 10 to 12 इयर्स, क्लियर है, तो ये चीज है। तो यहाँ पर बेसिकली ओवरीज होता है, ओवरीज होता है फीमेल के अंदर है, ओवरीज फीमेल के अंदर यहीं से रिलीज होता है, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन। आगे देखते हैं, फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब यही है, फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब यही है, किसी भी चीज का यदि हाइपर सिक्रेशन हो गया, मतलब अगर कोई चीज सिक्रेट हो रहा है तो उसका एक टाइम पे सिक्रेशन रुकना भी चाहिए। अगर ब्लड में मेरा शुगर लेवल बढ़ा हुआ है बहुत ज्यादा, इंसुलिन का सिक्रेशन हुए जा रहा, इंसुलिन का सिक्रेशन भी एक लिमिट तक ही होना है ना, हाइपर सिक्रेशन तो इंसुलिन तो होना नहीं है, तो उससे भी दिक्कत है, ठीक है। किसी भी चीज का हाइपर और हाइपो होना तो दिक्कत ही है, ठीक है। वो यहाँ पर बेसिकली है फीडबैक मैकेनिज्म। तो जैसे कि यहाँ अगर समझे, शुगर लेवल मानो ब्लड में बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, पेनक्रियाज का सेल उसको डिटेक्ट किया, इंसुलिन बनाया, अब शुगर लेवल कम हो गया, तो इंसुलिन का सिक्रेशन भी तो स्टॉप हो जाएगा, स्टॉप द सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन। यही है फीडबैक मैकेनिज्म, कि कोई चीज अगर सिक्रेट हो रहा है तो अगर वो कम हो गया, अगर शुगर लेवल को कम करने के लिए हो रहा है, अगर शुगर लेवल कम हो गया तो इंसुलिन का सिक्रेशन भी तो रुक जाना चाहिए ना, और कहाँ सिक्रेशन होगा इंसुलिन का, वही चीज यहाँ पर है फीडबैक मैकेनिज्म। अब यहाँ पर देखते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर देखते हैं कि कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। तो जनरली जो एनिमल्स है और प्लांट है, इसके बीच में डिफरेंसेस है। एनिमल के अंदर स्पेशलाइज्ड एक नर्वस सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, लेकिन प्लांट के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, यही डिफरेंसेस है। इसके अंदर कोई इस तरह नर्व्स वगैरह इस प्रकार का जो होता है रेगुलेशन नहीं होता है। आगे देखते हैं, प्लांट लेक नर्वस सिस्टम, तो वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, प्लांट कोऑर्डिनेशन। प्लांट लेक नर्वस सिस्टम, सेंस ऑर्गन, बट स्टिल रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंट। इसके अंदर नर्वस सिस्टम नहीं होता है, सेंस ऑर्गन भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो होता है एनवायरमेंट के क्या होता है, रिस्पॉन्स बेसिकली ये करता है। अगर रोल ऑफ हार्मोन्स का देखें, कोऑर्डिनेशन इन एनिमल देखे थे, कोऑर्डिनेशन इन एनिमल देखे थे, क्या क्या था कोऑर्डिनेशन इन एनिमल में, जो होता है बेसिकली नर्वस सिस्टम था और एंडोक्राइन सिस्टम था। प्लांट के अंदर क्या देखे थे, प्लांट मूवमेंट और प्लांट हार्मोन, यही दो चीज पढ़ना है। प्लांट में कौन कौन मूवमेंट होगा और प्लांट में कौन कौन हार्मोन है, कौन कौन हार्मोन्स है और उसका क्या क्या रोल है, क्लियर है। तो यहाँ पर देखते हैं, प्लांट के अंदर नर्वस सिस्टम बेसिकली क्या होता है, नहीं होता है, सेंस ऑर्गन भी होता है, लेकिन फिर भी इन्वायरमेंट को ये रिस्पॉन्ड करता है। रोल ऑफ द हार्मोन, यूज हार्मोन टू यूज हार्मोन्स टू कोऑर्डिनेट रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंटल चेंजेस। तो ठीक है, एनवायरमेंट में जो चेंज होता है उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए हार्मोन यूज होता है। तो ये चीज है, हार्मोन्स के बारे में हल्का से यहाँ पर बोला। अब यहाँ पर मूवमेंट दो प्रकार का मूवमेंट होता है, एक होता है नेस्टिक मूवमेंट और एक होता है ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट जो होता है ये डायरेक्शनल होता है, क्या होता है ये डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। लेकिन जो नेस्टिक मूवमेंट होता है ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है टू द स्टिमुलस, कोई डायरेक्शनल नहीं, इसमें कोई ग्रोथ वगैरह भी नहीं होता है, ठीक है, इसमें तो ग्रोथ होता है, डिपेंडेंट ऑन द ग्रोथ। तो नेस्टिक मूवमेंट ये है और ट्रॉपिक मूवमेंट ये है, नॉन डायरेक्शनल। इसको समझते हैं, जैसे कि एक प्लांट है, जैसे कि छुई मुई प्लांट, उसको बेसिकली अगर ओपन है, उसको अगर बेसिकली टच करने से क्या हो जाता है, टच करने से बंद हो जाता है। तो वो नेस्टिक मूवमेंट, इसका कोई डायरेक्शन ना है, कोई स्टिमुलस नहीं, स्टिमुलस के खिलाफ ये नहीं किया, क्लियर है। यहाँ पर कोई ग्रोथ नहीं हो रहा, ओपन था क्लोज हो गया, क्योंकि वाटर का मूवमेंट जो होता है स्टेन की तरह हो जाता है, यहाँ पर वाटर के मूवमेंट से रेगुलेशन हो रहा है। लेकिन ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है, ये ग्रोथ होता है, इसमें ये स्लो प्रोसेस है। ट्रॉपिक मूवमेंट एक स्लो प्रोसेस है, एक परमानेंट चेंज है, ये टेम्पोररी है। नेस्टिक मूवमेंट टेम्पोररी है,
क्लियर है? इरिवर्सिबल है, ये इरिवर्सिबल है, ये परमानेंट है, इसमें ग्रोथ होता है, इसमें जो है स्टिमुलस के डायरेक्शन में मूव करता है प्लांट। अगर लाइट आ रहा है तो लाइट की तरफ मूव करेगा। क्लियर है? तो ये ट्रॉपिक मूवमेंट हो गया और ये एक नेस्टिक मूवमेंट हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं बेसिकली ट्रॉपिज्म बोल रहा है, ट्रॉपिक मूवमेंट दो ही चीज पढ़ना है, प्लांट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दो ही चीज पढ़ना है, एक पढ़ना है मूवमेंट और एक पढ़ना है हार्मोन। तो मूवमेंट को बेसिकली देखते हैं। बोला है पॉजिटिव ट्रॉपिज्म और नेगेटिव ट्रॉपिज्म। सिंपल है, स्टिमुलस जिधर से आया अगर उधर ही मूव कर रहा है, मतलब स्टिमुलस के तरफ अगर कोई चीज मूव कर रहा है तो पॉजिटिव हो गया, और उसके अगर अपोजिट मूव कर रहा है तो नेगेटिव हो गया। वही है ट्रॉपिज्म। आगे यहाँ पर देखते हैं टाइप ऑफ ट्रॉपिज्म देखते हैं। टाइप ऑफ ट्रॉपिज्म में क्या है? फोटोट्रॉपिज्म, अलग अलग टाइप का मूवमेंट होता है। फोटोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म और थिग्मोट्रॉपिज्म और कीमोट्रॉपिज्म। इसको समझते हैं। फोटोट्रॉपिज्म मतलब क्या था? फोटो मतलब ही क्या होता है? लाइट। फोटो मतलब होता है लाइट, मतलब लाइट के टुवार्ड या अवे मूव करेगा तो उसको फोटोट्रॉपिज्म बोलेंगे। हाइड्रोट्रॉपिज्म मतलब, हाइड्रो मतलब ये होता है वाटर। क्या होता है? वाटर। तो वाटर को देखकर प्लांट जैसा रिस्पॉन्स करेगा उसके बेसिस पे होगा। अगर वाटर की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म हो जाएगा। बोले ना, अगर जिधर है स्टिमुलस उधर जा रहा है तो पॉजिटिव, अपोजिट जा रहा है तो नेगेटिव। तो यहाँ पर हो जाएगा, अगर पॉजिटिव जाएगा प्लांट की तरफ तो उसको जो होता है पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म बोलेंगे। अगर अपोजिट जाएगा तो उसको नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म बोलेंगे। जियो मतलब होता है ग्रेविटी। ग्रेविटी, ग्रेविटी के तरफ जाएगा तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, अपोजिट जाएगा तो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। क्लियर है? तो जो सूट वाला पार्ट है, जैसे प्लांट का रूट होता है और एक सूट होता है, रूट होता है और सूट होता है। सूट वाला पार्ट क्या है? अपर पार्ट जो होता है प्लांट का वो ऊपर जा रहा है, मतलब ग्रेविटी तो नीचे लग रहा है लेकिन सूट वाला पार्ट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। नीचे ये ऊपर, मतलब क्या हो जाएगा? नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म हो जाएगा। ग्रेविटी के अपोजिट जा रहा है, ग्रेविटी लग रहा है नीचे, प्लांट का सूट वाला पार्ट जा रहा है अपर, ऊपर। क्लियर है? अपर मूव कर रहा है तो यहाँ पर जो होता है वो निगेटिव जियोट्रॉपिज्म हो जाएगा। लेकिन सूट वाला पार्ट उधर जा रहा है, अगर मान उधर से लाइट आ रहा है तो लाइट के तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म हो जाएगा। जिसके तरफ जाएगा, एक ही चीज समझना है, स्टिमुलस जिधर से आ रहा है अगर उधर मूव कर रहा है, उसके तरफ मूव कर रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा, अपोजिट मूव कर रहा है तो निगेटिव हो जाएगा। थिग्मो, थिग्मो मतलब टच होता है, टच, छुई हुई प्लांट का एग्जाम्पल दिए थे बेसिकली। ठीक है? तो ये कीमोट्रोपिज्म मतलब, कीमो मतलब केमिकल्स के टुवार्ड्स जो बेसिकली रिस्पॉन्ड दिखाएगा। जब पोलन ग्रेन का जो मूवमेंट वगैरह होता है, पोलन ग्रेन जो होता है स्टिग्मा के ऊपर आता है बेसिकली, पोलन ग्रेन जो आता है। फर्दर जो होता है पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, फिर ओवरी की तरफ जो होता है मूवमेंट होता है, इसका ग्रोथ होता है। तो यहाँ पर जो होता है केमिकल्स का रोल होता है, तो यहाँ पर जो होता है इसको बेसिकली कीमोट्रोपिज्म बोलेंगे। वही सारा चीज को जो होता है डिटेल में डिस्कस किया गया है। ठीक है? पूरा फर्दर जो डिस्कस वही चीज है। फोटोट्रॉपिज्म लाइट की तरफ। क्लियर है? जियोट्रॉपिज्म, फोटो मतलब बेसिकली लाइट हो जाता है, जियो मतलब ग्रेविटी, ग्रेविटी की तरफ जो होता है अगर जाएगा तो उसको बेसिकली क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे जियोट्रॉपिज्म। कीमोट्रॉपिज्म मतलब बेसिकली क्या हो जाएगा? केमिकल्स, केमिकल्स की तरफ। क्लियर है? अगर लाइट की तरफ गया तो पॉजिटिव, अपोजिट गया तो निगेटिव। ग्रेविटी के टुवार्ड्स गया तो ग्रेविटी के टुवार्ड्स कौन जाता है? रूट्स जाता है तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। स्टेम किधर जाता है? अपोजिट जाता है, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। कीमोट्रॉपिज्म केमिकल्स के तरफ जाएगा, पोलन ट्यूब ओव्यूल के तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म। अबे जाएगा फ्रॉम केमिकल्स तो नेगेटिव कीमोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म मतलब क्या है? वाटर। हाइड्रो मतलब वाटर, हाइड्रो मतलब वाटर, वाटर को देख के जो रिस्पॉन्स दिखाएगा। क्लियर है? उसको बेसिकली क्या बोलेंगे? हाइड्रोट्रॉपिज्म बोलेंगे, हाइड्रोट्रॉपिज्म बोलेंगे। हाइड्रोट्रॉपिज्म भी दो प्रकार का होगा, एक होगा पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म और एक होगा निगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। क्लियर है? थिग्मोट्रॉपिज्म मतलब, थिग्मो मतलब टच। ठीक है? टच। ठीक है? तो ये है बेसिकली। आगे देखते हैं, वही सारा चीज है। नेस्टिक मूवमेंट और टॉपिक मूवमेंट हम समझा चुके हैं। टॉपिक मूवमेंट बेसिकली क्या है? टॉपिक मूवमेंट मतलब डायरेक्शनल, डायरेक्शनल टॉपिक मूवमेंट, डायरेक्शनल। क्लियर है? एक डायरेक्शन जिधर से स्टिमुलस आएगा, ग्रोथ यहाँ पर होगा,
मोर और लेस परमानेंट होगा, परमानेंट, और इरिवर्सिबल होगा, बिल्कुल है, इरिवर्सिबल होगा ना ट्रॉपिक, स्लो एक्शन होगा। क्लियर है? इसको हम समझ सकते हैं, अगर लाइट आ रहा है उधर प्लांट मूव कर रहा है, ट्रॉपिक मूवमेंट। नेस्टिंग मूवमेंट नॉन डायरेक्शनल, इंडिपेंडेंट, इसमें कोई ग्रोथ ना होता है, छुई मुई प्लांट का एग्जांपल, टेम्पोररी है, रिवर्सिबल है, अगर फ्लावर क्लोज हुआ फिर ओपन भी हो जाएगा। इमीडिएट एक्शन होता है, तुरंत एक्शन होता है, तो ये नेस्टिंग मूवमेंट हो गया। आगे देखो वही यहाँ पर दिया, टच मी नॉट प्लांट के बारे में दिया हुआ है, और पी प्लांट, तो ये बेसिकली किसका हो गया, ये एग्जाम्पल्स किसका हो गया, पी प्लांट का एग्जाम्पल्स, ये हो गया ट्रॉपिक मूवमेंट का। और वो किसका हो गया, टच मी नॉट, ये हो गया नेस्टिंग मूवमेंट। नेस्टिंग मूवमेंट इमीडिएट रिस्पॉन्स, यहाँ पर कोई ग्रोथ वगैरह नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर ग्रोथ इन्वॉल्व होगा। क्लियर है? यहाँ पर ऑक्सीजन जो हार्मोन होता है, हार्मोन अभी फर्दर डिस्कस करेंगे। क्लियर है? वही चीज यहाँ पर डिस्कस किया होगा। आगे देखते हैं। अब जो होता है प्लांट के, हम लोग लास्ट पार्ट में, ऑलमोस्ट चैप्टर के लास्ट पार्ट में आ गए हैं। अब जो होता है प्लांट के हार्मोन्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। किसको डिस्कस करेंगे? प्लांट के हार्मोन्स को। हार्मोन्स का काम क्या होता है? हार्मोन का काम होता है ग्रोथ को रेगुलेट करना, रेगुलेट करना। तो प्लांट में क्या ग्रोथ होगा? सेल डिवाइड करेगा, सेल का एलोंगेशन होगा, डिफरेंशिएशन होगा, मैनेज डेवलपमेंट, सीड का जर्मिनेशन, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, लीफ फॉलिंग, ये सारा सब डेवलपमेंट वगैरह भी होगा ना, सीड जर्मिनेट करेगा, डेवलप करेगा, फ्लावर में कन्वर्ट होगा, फ्रूट में कन्वर्ट होगा, ठीक है, ये सब चीजें। रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई, जो स्टिमुली आएगा उसको रिस्पॉन्स करेगा। लाइट आएगा तो लाइट की तरफ मूव करेगा। क्लियर है? ग्रेविटी है, टच है, रिस्पॉन्ड करेगा ना, उसमें भी हार्मोन्स इन्वॉल्व है। मेंटेन बैलेंस, बैलेंस भी करेगा। वर्क इन ए स्मॉल अमाउंट टू ब्रिंग बैलेंस एंड हार्मोनी इन द प्लांट लाइफ। अब प्लांट हार्मोन्स के बारे में बेसिकली बोल रहा है, ठीक है, कैरीड आउट बाय द प्लांट हार्मोन। तो ये प्लांट जो हार्मोन्स है, इसको फाइटो हार्मोन्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फाइटो हार्मोन्स। फाइटो हार्मोन क्या बोला जाता है इसको? फाइटो हार्मोन्स। फाइटो मतलब ये होता है प्लांट, फाइटो मतलब ये क्या होता है? फाइटो मतलब ये प्लांट होता है। तो प्लांट का जो हार्मोन है उसको फाइटो हार्मोन्स भी बोला जाता है, ठीक है। ग्रोथ ऑफ द प्लांट अकर इन थ्री स्टेज, थ्री स्टेज में प्लांट के अंदर ग्रोथ होता है। पहले जो होता है सेल डिवाइड करता है, फिर सेल का एनलार्जमेंट होता है, एनलार्जमेंट होता है, इंक्रीज होता है साइज ऑफ द सेल, फिर सेल जो होता है डिफरेंशिएट होता है, और डिफरेंशिएट होकर स्पेशलाइज हो जाता है और एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है। टाइप्स ऑफ हार्मोन का यदि बात किया जाए, टाइप्स ऑफ हार्मोन्स को फर्दर अभी हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है? कौन कौन सा हार्मोन प्लांट के अंदर होता है? पहला है ऑक्सीन हार्मोन, दूसरा है साइटोकाइनिन्स, तीसरा है एब्सिसिक एसिड, फिर है जिबरेलिन्स और है इथाइलिन। सारे हार्मोन को देखते हैं, डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है ऑक्सीन। ऑक्सीन जो होता है बेसिकली, ऑक्सीन जो हार्मोन है इसका बेसिकली काम क्या होता है? ये शूट के एलोंगेशन में हेल्प करता है। किस चीज में हेल्प करता है? शूट के एलोंगेशन में हेल्प करता है। एपिकल पार्ट पे ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, एपिकल पार्ट पे प्रेजेंट होता है, शूट एपिकल पे, रूट एपिकल पे, और शूट का बेसिकली एलोंगेशन करता है। और ये फोटोट्रॉपिज्म और जियोट्रॉपिज्म को भी कंट्रोल करता है। फोटोट्रॉपिज्म मतलब क्या बताए थे अभी? लाइट की तरफ। अब देखते हैं बेसिकली काम कैसे करता है। ऑक्सीजन जो होता है फंक्शन कैसे करता है? ऑक्सीजन फंक्शन ऐसे करता है, इसको फोटोट्रॉपिज्म को समझते हैं। फोटोट्रॉपिज्म में क्या होता है कि मानो अगर लाइट उधर से आ रहा है तो प्लांट यदि है तो प्लांट जो होता है लाइट की तरफ बेंड कर जाता है, बेंड कर जाता है, बेंड कर जाता है। कैसे बेंड कर जाता है? ठीक है, लाइट, यहाँ पर ऑक्सीजन हार्मोन इन्वॉल्व है। हम लोग किसको पढ़ रहे हैं? ऑक्सीजन हार्मोन का रोल पढ़ रहे हैं कि ऑक्सीजन बेसिकली फंक्शन कैसे करता है। क्लियर है? तो यहाँ पर जैसे कि मान लो लाइट इधर से आ रहा है तो जो ऑक्सीजन हार्मोन है ये शेडेड रीजन पे, शेडेड रीजन पे, अगर इधर से बेसिकली अगर मानो कि लाइट, अगर मानो कि इधर से आ रहा है, क्लियर है, इधर से मानो लाइट आ रहा है, इधर से यदि लाइट आ रहा है तो यहाँ पर जो होता है बेसिकली प्लांट यदि ग्रो कर रहा है तो प्लांट इधर बेंड हो गया, प्लांट इधर बेंड हो गया। क्यों बेंड हो गया? शेडेड रीजन पे जो होता है ऑक्सीजन का सिंथेसिस होता है और सेल का एनलार्जमेंट हो जाता है, सेल का एनलार्जमेंट हो जाता है। क्लियर है? अगर सनलाइट इधर से आ रहा है तो सनलाइट तो इधर पड़ेगा ना, सनलाइट इधर पड़ेगा, लेकिन जो शेडेड रीजन है, अगर ये है इधर से अगर लाइट आ रहा है, इधर से लाइट आ रहा है तो ये शेडेड रीजन हो गया, ये शेडेड रीजन हो गया। लाइट यदि इधर से आ रहा है तो ये शेडेड रीजन है। तो सिंथेसिस जो होता है ऑक्सीजन का शेडेड रीजन में होता है, छांव वाला जो एरिया होता है उधर होता है, जिसके कारण जो सेल का एलोंगेशन, सेल का एनलार्जमेंट हो जाता है। तो अगर इधर का सेल जो होता है थोड़ा थोड़ा ग्रो कर रहा है, इधर का सेल बहुत ग्रो कर रहा है,
तो प्लांट अल्टीमेटली बेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेंड हो जाएगा। तो इधर का सेल बढ़ रहा है, शेडेड रीजन का सेल बढ़ रहा है, तो इस प्लांट क्या कर जाएगा? बेंड कर जाएगा टुवर्ड लाइट्स। ठीक है। तो प्रमोट सेल एलोंगेशन इन द शूट, कंट्रोल फोटोट्रोपिज्म और जियोट्रोपिज्म। तो ये जो था फोटोट्रोपिज्म और जियोट्रोपिज्म को भी करता है, बेसिकली कंट्रोल करता है। अब यहाँ पर अगर बात बोला जाए, बोल रहा है कि व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द साइड ऑक्सीजन मूव्स शेडेड एरिया। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शेडेड साइड पे ऑक्सीजन चला जाता है और सेल को लंबा कर देता है। अगर लाइट इधर से आया शेडेड रीजन से, इधर से, इसको समझ लेते हैं फिर बढ़िया से देखते हैं। अगर देखते हैं ऑक्सीजन का रोल समझते हैं कैसे काम करता है। अगर सनलाइट इधर से आ रहा है, सनलाइट इधर से सन रेज आ रहा है, यहाँ पे प्लांट है, तो प्लांट जो होता है इधर अल्टीमेटली बेंड कर जाता है। बेंड क्यों कर जाता है? ये जो प्लांट होता है बेंड कर जाता है। बेंड क्यों बेंड कर जा रहा है? बेंड इसलिए कर जा रहा है क्योंकि ऑक्सीजन का सिंथेसिस शेडेड रीजन पे हो रहा है। शेडेड रीजन पे सेल का एनलार्जमेंट कर दे रहा है। एनलार्जमेंट, सेल जो होता है बेसिकली बड़ा कर दे रहा है। तो इसके कारण क्या था? इधर सेल का ग्रोथ ज्यादा हो गया, इधर ग्रोथ कम हुआ, कम ग्रोथ हुआ, तो अल्टीमेटली प्लांट क्या कर जाएगा? बेंड कर जाएगा। क्लियर है? प्लांट जो होगा वो बेंड कर जाएगा। तो यही चीज है बेसिकली। आगे यहाँ पर देखते हैं, वही चीज यहाँ पर क्वेश्चन के फॉर्म में दिया है। फ्रूट के डेवलपमेंट में भी क्या करता है? ऑक्सीजन हेल्प करता है। क्लियर है? आगे यहाँ पर बेसिकली बोल रहा है, वही क्वेश्चन के फॉर्म में यहाँ पर बेसिकली दिया हुआ है। क्या करता है? क्या बोला? व्हाई डज प्लांट बेंड टुवर्ड द लाइट? एक्सप्लेन द रोल ऑफ द ऑक्सीजन इन दिस प्रोसेस। व्हेन लाइट फॉल ऑन द प्लांट वन साइड ऑक्सीजन हार्मोन मूव्स टुवर्ड शेडेड एरिया। शेडेड, छांव वाला एरिया पे गया, उधर के सेल का एलोंगेशन कर दिया। एज अ रिजल्ट सेल शेडेड साइड जो होता है लॉन्गर हो जाता है, अनइक्वल ग्रोथ होता है, प्लांट जो होता है बेंड कर जाता है। अगला हार्मोन है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन का जो काम होता है मेन जो होता है बेसिकली स्टेम एलोंगेशन में, स्टेम के एलोंगेशन में भी क्या करता है? ये हेल्प करता है। कौन? जिब्रेलिन। सीड जर्मिनेशन में कर रहा है, प्रमोट फ्लावरिंग करता है, फ्रूट के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, स्टेम एलोंगेशन में करता है। गन्ना का जो होता है, जो बेसिकली होता है उसका जो स्टेम होता है उसके एलोंगेशन में हेल्प करता है। कौन? जिब्रेलिन। तो याद रखना है जिब्रेलिन का काम क्या है? स्टेम एलोंगेशन। अब यदि अगर बात किया जाए, अब यदि बात किया जाए साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो होता है, नाम से क्लियर है, साइटोकाइनिन जो होता है बेसिकली क्या होता है? सेल डिवीजन में हेल्प करता है। किस चीज में हेल्प करता है? सेल डिवीजन में। किस चीज में हेल्प करता है? सेल डिवीजन। फाउंड इन हायर कंसंट्रेशन इन फ्रूट एंड सीड। फ्रूट और सीड में जो होता है ये हायर कंसंट्रेशन में पाया जाता है, रैपिड ग्रोथ रीजन। एब्सिसिक एसिड जो होता है, मेन याद रखना है साइटोकाइनिन का फंक्शन है सेल डिवीजन। एब्सिसिक एसिड सारा हार्मोन ग्रोथ को प्रमोट करता है, लेकिन ये इनहिबिटर भी इसको बोला जाता है। ठीक है? ये इनहिबिटर है। इनहिबिटर मतलब ये होता है ग्रोथ को रोकता है। जितना भी हार्मोन है सारा हार्मोन ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है। ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन सब ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है, लेकिन एब्सिसिक एसिड जो होता है ग्रोथ को इनहिबिट करता है। इसका और फंक्शन विल्टिंग ऑफ लीव्स, लीव्स को झड़ने में हेल्प करता है, डोरमेंसी करता है सीड और बर्ड्स के अंदर। इसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोला जाता है, क्योंकि जब ड्राउट्स वगैरह जब आता है उस टाइम पे ये हेल्प करता है। और ये जो होता है स्टोमेटा को क्लोज करता है। ठीक है? क्लोज स्टोमेटा ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस टू रिड्यूस वाटर लॉस। तो एब्सिसिक एसिड का याद रखना है, इनहिबिट ग्रोथ, ठीक है, विल्टिंग ऑफ लीव्स, इंड्यूस डोरमेंसी इन द सीड। स्ट्रेस हार्मोन बोला जाता है क्योंकि ये ड्राउट वगैरह में वहां पे वर्क करता है। और एब्सिसिक एसिड जो होता है स्टोमेटा को भी क्लोज करता है और जो होता है वाटर के जो लॉस होता है उसको प्रिवेंट करता है। ये जो तुम्हारा एक है इथाइलिन, ये जो होता है इसको बेसिकली क्या बोला जाता है? इसको गैसियस हार्मोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गैसियस हार्मोन। इथाइलिन जो होता है वो गैसियस हार्मोन है। ये फ्रूट के राइपनिंग में हेल्प करता है, फ्रूट को पकने में हेल्प करता है, प्रमोट लीफ फॉल एंड एजिंग, लीफ फॉल और एजिंग को भी प्रमोट करता है। तो ये हो गया साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। गैसियस हार्मोन है, राइपनिंग में हेल्प करता है। तो यहाँ पे जो होता है आके बेसिकली क्या होता है, ये चैप्टर जो होता है कवर होता है। फर्दर जो होता है हम लोग डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर जो था, इस चैप्टर पूरा खत्म हो गया। इसमें जो था बेसिकली जो था कोऑर्डिनेशन इन एनिमल और प्लांट बढ़े। एनिमल के अंदर जो था नर्वस सिस्टम डिस्कस किए और जो होता है एंडोक्राइन सिस्टम डिस्कस किए। एंडोक्राइन में सारा हार्मोन्स, ग्लैंड्स, उसका सिक्रेशन, सारा रोल्स और जो होता है ये डिस्कस हम लोग बेसिकली किए। नर्वस सिस्टम के अंदर जो था सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर हम लोग क्या चीज डिस्कस किए? पेरिफेरल क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स हो गया,
ठीक है। प्लांट के अंदर जो था प्लांट का मूवमेंट बढ़े, सारा मूवमेंट बढ़े, ठीक है। फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, ये सारा मूवमेंट जो होता है प्लांट के अंदर बढ़े। प्लांट का हार्मोन्स वगैरह सारा डिस्कस किया, अभी जितना भी हार्मोन्स है सबको डिस्कस किए। तो यही जो होता है ओवरऑल चैप्टर है। तो ये चैप्टर जो होता है यहाँ पे कवर होता है। फर्दर जो होता है हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट किसी चैप्टर को डिस्कस करते हैं। रिप्रोडक्शन चैप्टर जो होता है उसको हम लोग शुरू करने वाले हैं। क्लियर है? थैंक यू, हैव अ नाइस डे।